गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बारू हो। चलिए हम चालू करते हैं आज से जीवों में जनन। तो सबसे पहले जीवों में जनन पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जीव क्या है। तो सिंपल सा बात आता है, क्या जीव हम किसको कह सकते हैं? तो जिसके अंदर क्षमता होता है क्या करने का, तो पहला सर श्वसन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसान हैं तो हम आसानी से क्या कर रहे हैं, तो रिस्पायरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। यहाँ पे रखा बोर्ड, ये कभी भी सांस नहीं ले सकता है। तो पहला कैरेक्टर तो ये हो गया कि सजीव का क्या हुआ, सांस लेना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि इसके अंदर क्षमता होना चाहिए कि भैया ये पोषण कर सकता है, मतलब समझ रहे हैं ना आप, न्यूट्रिशन, भोजन कर सकता है। दूसरा चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आए हैं, या तो खा के आए हैं, नहीं तो घर जाएंगे तो खाना खाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम सजीव है तो हमको किसका जरूरत पड़ा, भोजन का। तो वही चीज़ समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड है, चाहे यहाँ पे जो लाइट है, उसको भोजन का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पर आया क्या कि जीव होने के लिए सर श्वसन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, उसके शरीर से उत्सर्जन भी होना चाहिए। उत्सर्जन का मतलब हुआ वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलना। ये सब होना जरूरी है। उसी तरह से एक चीज़ और होना जरूरी है जिसका नाम आप जान रहे हैं। क्या चीज़ है? तो जनन। तो जीवों में जो है ना, बाकी सब जैसे प्रक्रिया होता है वैसे ही जनन भी एक क्या है, प्रक्रिया है। अब इसके अंतर्गत हो क्या रहा है, तो सिंपल सा समझना है क्या कि जीवों में जनन शब्द का मीनिंग समझना है कि जिस प्रकार से सजीव को श्वसन जरूरी है, पोषण जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, मतलब सांस लेना जरूरी है, वैसे ही खाना जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है। उसी तरह से अपने वंश को या स्पीसीज को बचाए रखने के लिए एक चीज़ और जरूरी है जिसका नाम क्या है, जनन। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनन क्या है, तो भाई सिंपल सा जैविक प्रक्रिया है। जैविक का मतलब सजीव में होने वाला प्रक्रिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। किस लिए जरूरी है? तो अपने वंश को बचाए रखने के लिए या अपने स्पीसीज को बचाए रखने के लिए। तो पहले भी हम समझाए थे क्या कि अगर कोई व्यक्ति जनन ना करे तो क्या समस्या होगा, तो उसके लिए एक वर्ड आ जाता है, उसका नाम बोले थे हम, क्या चीज़, निर्वंशा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा वो कैसा हो जाएगा, निर का मतलब नहीं और वंशा का मतलब वंश, बिना वंश वाला हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी जीव को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपना वंश बचाए रखने के लिए एक चीज़ करना जरूरी है, उसका नाम क्या है, जनन। अब जनन में या रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है, तो सर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे सजीव है, अपने जैसन बच्चा क्या किया, जन्म किया। तो सिंपल सा बात है कि हम अगर इंसान का बात करें, किसका बात करें, इंसान का, तो उसका बच्चा कंफर्म है कि या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो छौका हो जाएगा। यही होगा, छौका मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाली। तो यहाँ पे साबित क्या हो रहा है कि इंसान है तो बच्चा कंफर्म है कि वो क्या होगा, इंसान का ही होगा। अगर यहाँ पे हम बात कर दे किसका, भैंस का, अगर हम भैंस का बात करें तो भैंस का बच्चा क्या हो सकता है, आप खुद बता सकते हैं। तो सर अगर हमारे गांव में अपने घर में क्या है, भैंस है, तो या तो पारा होगा और नहीं तो कथी होगा, पारी, कंफर्म है। तो इसमें साबित हो रहा है कि भैंस का बच्चा क्या होगा, भैंस ही होगा, इंसान का बच्चा क्या होगा, इंसान ही होगा। तो इसलिए बोला जाता है अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो यहाँ पे जनन एक प्रकार का कैसा प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया, जिसमें जीव अपने जैसे संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो सिंपल सा, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज यंग वन, मतलब अपने जैसे बच्चे को क्या किया, उत्पन्न किया। तो वही समझा रहे हैं कि कभी भी देखे भैंस होगा तो पारा पारी। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे देखते होंगे कि एक महिला है, उसके बॉडी का क्या खास बात है, एक महिला है जिसके शरीर में बोलिए चाहे गर्भाशय में बोलिए। अब ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, मिथ क्या है, कभी भी किसी के शरीर में बच्चे का निर्माण हुआ, मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेगनेंसी वाला लफड़ा, तो वहाँ पे बोला क्या जाएगा, फलानमा के पेट में लड़का है। अब इसका मतलब समझ रहे ना कि पेट में कभी भी लड़का हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि पेट में HCl है, बच्चा मर जाएगा बेचारा। तो हमेशा याद रखिएगा, अब पढ़े लिखे इंसान हो गया तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बच्चा कहाँ पे रहेगा, गर्भाशय में।
अब बात आया क्या कि यहाँ पे गर्भाशय में देखिएगा एक रील्स में आ जाएगा कि सांप का बच्चा पल रहा है। ये चीज हमको आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन देखिए हम खुद आश्चर्य हुए कि आखिर उस महिला के शरीर में सांप का स्पर्म कौन डाला है। IVF कराने गई होगी तो लग रहा है डाल सकता है, लेकिन अगर सांप का स्पर्म भी उसके शरीर में डाल दे तो वहाँ पे वो जो उसका ओवम होगा, अंडाणु होगा, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्शन हो जाएगा। रिजेक्शन के बाद कभी भी जो है ना बच्चे का निर्माण नहीं होता। सांप का बच्चा किसी भी महिला के गर्भाशय में पल नहीं सकता है। ये सब मिथ जो आता है उससे आप दूर रहें और यहाँ पे सही से ज्ञान प्राप्त करें। नेक्स्ट आया क्या कि यहाँ पे सर आप बता चुके हैं कि नए संतति को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब बात आया क्या कि सर जनन के कितने प्रकार होते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए तो बोलेंगे जनन के या रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला का नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा का नाम होगा असेक्सुअल। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या कि लैंगिक और दूसरा क्या अलैंगिक। ये कहता है कि सर इसमें जनक की संख्या कितना होना चाहिए, 2। इधर वाला कहता है कि सर जनक की संख्या कंफर्म है कि इधर कितना होगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि नए बच्चे को निर्माण करने के लिए यहाँ पे कितने जनक का जरूरत पड़ता है, 2। यानी कि एक नर दूसरा मादा। ये नहीं कि जनक का संख्या बोल रहा है तो नर नर हो सकता है। तो जैसे भारत में क्या है, वर्ल्ड में भी एक कानून है, क्या चीज़, तो पहले था ये सब जो है ना इलीगल नहीं मान सकते थे, मतलब उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन बाद में चल के इंडिया में भी अप्लाई कर दिया क्या कि मेल मेल से शादी कर सकता है। तो शादी हो जाएगा फिर भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। भले ही 2 जनक है लेकिन दोनों क्या है, सेम जेंडर के हैं, मेल मेल है और फीमेल फीमेल है। तो उसमें क्या है, एक कल्लू का गाना आया था पुराना वाला, लड़का लड़के से मन नहीं है हनीमून नया कानून हो गई। तो उसमें क्या होगा कि पॉसिबल ही नहीं है कि हनीमून मन सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है ना बच्चे का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो सेम जेंडर से बच्चा नहीं बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 जनक चाहिए, लेकिन जनक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एक नर है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, मादा। अगर दोनों सेम रहा तो कभी बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो याद रखिएगा कल्लू जो गाना गाता है उसमें मीनिंग रहता है, समझे। तो यहाँ पे आया नर यानी मेल और दूसरा तरफ फीमेल, तब जाके बेबी का निर्माण हो पाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा परिभाषा लिखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई सिंपल सा बात है कि मोड किसका है, तो सिंपल सा ये रिप्रोडक्शन का है। तो रिप्रोडक्शन का है जिसमें क्या हो रहा है, इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब इसमें नए जीव का निर्माण हमेशा किससे हो रहा है, तो 2 पेरेंट्स से। अब 2 पेरेंट्स कैसे होंगे, या तो नर होंगे नहीं तो मादा होंगे। कंप्लीट कहानी है। अब इसके बाद हिंदी वाले देखेंगे क्या कि लैंगिक जनन, जनन की वह विधि है जिसमें नए जीव का निर्माण हमेशा कितने जनक से होता है, 2 जनक से, और वो जनक है हमेशा मेल एंड फीमेल, सेम नहीं होने चाहिए। अब पॉइंट आया क्या कि सर इसमें अगर हमको दूसरा साइड वाला पूछा जाए अलैंगिक जनन क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि भैया जनक की संख्या कितना होना चाहिए, 1। यानी अकेला ही शरीर क्या करेगा कि नया ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर लेगा, यानी अपना जैसा बच्चे को जन्म दे सकता है। तो उस स्थिति में इसको कौन सा कहेंगे, अलैंगिक। तो यहाँ पे लिखा जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। इट मीन्स अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि है जिसमें नए संतति के निर्माण के लिए 1 जनक का जरूरत पड़ता है। ये जनक ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जेंडर डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि पेरेंटल बॉडी या तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब टूट के निर्माण कर सकता है, या खंड खंड में टूट करके बन सकता है। इसीलिए इसको ना ही मेल कहते हैं ना ही फीमेल कहते हैं। अब आया बात क्या है कि सर अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 2 नंबर में, सर 2 मार्क्स में, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगर पूछा जाए, और पूछा भी गया है कि सर लैंगिक और अलैंगिक में अंतर लिखें, तो एक वीडियो में सब कुछ आपका आ जाएगा। तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं क्या कि अलैंगिक, पहला लैंगिक जनन, तो सर दोनों तरफ लिख लेंगे इस तरह से और 20 से इस तरह से कर देंगे। अब लिखेंगे क्या कि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, इसमें केवल 1 जनक भाग लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट यही लिखा बाई पेरेंटल, और यहाँ पे क्या लिखा गया, यूनि पेरेंटल। दूसरा आया क्या कि फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। अब समझिएगा 10th में पढ़े होंगे क्या कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन।
तो सर जिस तरफ नर और मादा होगा वहीं पर तो युग्मक बनेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या निषेचन प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे एक ही शरीर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये अब्सेंट होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि निषेचन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट आया क्या, क्लोन एब्सेंट क्लोन प्रेजेंट। इसका मीनिंग समझना है तो ध्यान से समझिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं। तो सिंपल सा एक पॉइंट समझिएगा क्या कि हम बोलना चाह रहे हैं कि इसमें आ जाएगा पॉइंट आप लोगों के सामने, क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने कि सर बताइए क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन वर्ड, क्लोन इसी को हिंदी में कहा जाता है एक पुंजक। बहुत अच्छा नाम। अब देखिए समझिएगा ध्यान से क्या होगा सर, एक पुंजक कहने का मीनिंग क्या होगा या मतलब क्या निकलता है, तो सर अलैंगिक जनन हुआ। इसमें पॉइंट क्या है कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है सर, अलैंगिक जनन। ध्यान से समझिएगा आप लोग, अब खुद से डिफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, तो सर एक पेरेंटल बॉडी था। पेरेंटल बॉडी का मतलब क्या हुआ, पेरेंटल बॉडी, यानी कि इसी को बोल सकते हैं जनक का शरीर। ये जनक का शरीर हो गया। इधर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कौन आएगा, तो ऑफस्प्रिंग आएगा, ऑफस्प्रिंग आएगा। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या बोल सकते हैं, तो संतति, बच्चा हो गया। तो यहाँ पे जनक हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा। तो जनक का शरीर, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं अमोइबा। अमोइबा का शरीर है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितने पार्ट्स में, 2 भाग में बट गया। अब बटने के बाद एक पॉइंट देखना है कि सर जैसा अमीबा का शरीर था ना, डिट्टो कॉपी उसके बच्चे का शरीर है। यहाँ तक कि बाहरी रूप से जैसा दिखाई दे रहा है ना, इंटरनली भी वैसा है। मतलब क्या, इसका जो डीएनए है वही डीएनए इसके पास भी है और वही डीएनए किसके पास है, इसके पास है। यानी दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरा का पूरा समान है। किस आधार पे समान है, यही चीज समझना है। तो सर 2 आधार होगा, या बेस कितना होगा, 2। तो बेसिकली ये जो होता है ना, पहला तो मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली वर्ड आता है। इसका हिंदी नाम क्या होता है सर, तो आकारिकी। आकारिकी का मतलब तो समझ गए कि बाहरी रूप से देखने में किसके समान होंगे, जनक के समान। दूसरा क्या होगा, तो सर ये जो है ना जेनेटिकली, जेनेटिकली, ये जेनेटिकली भी क्या होंगे, यानी अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से भी क्या होंगे, तो एक दूसरे के समान होंगे। मतलब क्या, सिमिलर। अब इसको डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे, तो एक पुंजक क्या है या क्लोन क्या है, तो सर अलैंगिक जनन द्वारा बना हुआ जो संतति होता है ना, वो 2 रूप से समान होता है। पहला तो मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारकी, और दूसरा अनुवांशिकी, दोनों रूप से समान होता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया है, क्लोन कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए क्लोन क्यों कहा गया है, या क्लोन से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा बना हुआ जो संतति होता है आकार में भी समान होता है, मतलब आकार के रूप से, और दूसरा जो है ना अनुवांशिक रूप से क्या होता है, समान होता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया है, क्लोन कहा गया है। अब ये पॉइंट यहाँ पे आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आपका कौन सा नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है। इसका नाम है लाइफ स्पैन, दूसरा नंबर पे इसी को हिंदी में कहेंगे जीवन अवधि। अब इसका मीनिंग समझना है आप लोगों को। जीवन अवधि का मतलब क्या हुआ, कोई भी इंसान हो, मवेशी हो, जन्म लिया, कुछ समय के बाद क्या होगा, मर जाएगा। मतलब क्या कि नेचुरली मरेगा, ये नहीं कि आर्टिफिशियल रूप से मरना। मतलब क्या हुआ, रास्ते में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उस समय उसके मौत को कहा जाता है आपातकालीन। या मतलब समझिए क्या कि उसको का बड़ा बड़ा बहुत अच्छा नाम था, क्या चीज़ था, वो याद नहीं आ रहा है, बढ़िया सा नाम उसको देते थे कि बिना जीवन अवधि पूरा हुए मर जाता है, अकस्मात मृत्यु शायद बोल सकते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बोला गया है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। इसका मतलब समझिएगा, पीरियड का मतलब क्या हुआ, समय। फ्रॉम मतलब कहाँ से, तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होगा, समय होगा, उसी को आप क्या बोलिएगा, जीवन अवधि। यहाँ पे आसानी भाषा में लिखा गया है, बर्थ है किसी भी जीव का क्या हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद उसका क्या हो गया, नेचुरल डेथ, मतलब प्राकृतिक मृत्यु हो गया। बीच का जो अवधि हो गया ना, इसी को क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, जीवन
अवधि कहते हैं। तो जीवन अवधि का मतलब क्या हुआ, तो ये आसानी भाषा में बोलेंगे क्या कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि, या इसी को बस द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बस इसी को क्या कहेंगे, जीवन अवधि। अब पॉइंट आता है कि सर सभी जीवों का जीवन अवधि सेम होता है कि अलग अलग होता है। सर कंफर्म है कि हर एक जीव एक जैसा नहीं जी सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बटरफ्लाई का, तितली का बात करें, तो तितली लगभग 1 से 2 सप्ताह तक क्या करता है, जीता है, यानी कि जिंदा रहता है या जीवित रहता है, यानी कि इसका जीवन अवधि मात्र 1 से 2 सप्ताह का है। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। दूसरा आ गया आपके सामने गुलाब का फूल। एनसीईआरटी का ये जो है ना फोटो में दिया गया था, तो ये अप्रॉक्स बोला जाता है 5 साल, किसी किसी बुक में 6 साल। तो लाइफ स्पान का एक पॉइंट बता देते हैं कि हर एक किताब में हर एक जगह पे अलग अलग लाइफ स्पान होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान का बात करें तो इंडियन ह्यूमन का बात करें तो 65 से 70 साल में क्या होगा, अति नॉर्मल सा जीवन अवधि लिखा गया है। अब वही जापान में जाए तो वहाँ पे क्या 100 है। तो ये जो लाइफ स्पान होता है वो किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है, तो उसमें सबसे बड़ा बात होगा एनवायरनमेंट, उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है उस पर डिपेंड करता है उसका क्या है, लाइफ स्पान। अगर कोई एरिया में पॉल्यूशन का मान ज़्यादा है तो वहाँ के जीवों का जीवन अवधि क्या होगा, कम होगा। अगर कहीं का पर्यावरण बहुत बेहतर है तो वहाँ का जो जीवन अवधि होगा या जीने का स्तर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है क्या कि गाँव में जो है ना, जितना अच्छा खासा जो है ना स्वच्छ वातावरण होता है उसमें इंसान का लाइफ स्पान अच्छा खासा होता है। 100 साल जीना नॉर्मल होता है, कहाँ पे, गाँव में। तो रितेश पांडे एक बड़ा बढ़िया सा गाना बनाया कि किसानी पर जो है ना यही कमाई इस करके आया था। तो उसका मतलब क्या बोला था कि शहर जाने से फ़ायदा है कि आप गांव में रहिए, थोड़ा कम कमाइए लेकिन सुख से रहिए, वही से बोला है। तो इसका मतलब क्या कि अपने लाइफ स्पान को बेहतर करने के लिए आपको किधर की ओर जाना पड़ेगा, गाँव की ओर। अब देखिए कौवा का जीवन अवधि कितना साल का हो गया, 15 साल का। बनाना का, केला का कितना होगा, तो 20 से 25 साल का। पैरट का बात करिएगा, तोता का, तो 140 साल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोता का जीवन अवधि कितने साल का होता है, तो 140 साल तक ये जीवित रहता है। अगला या धान का, तो 3 से 4 महीना। इसका मतलब समझिएगा, कोई भी फसल होगा, चाहे धान हो, चाहे मकई हो, चाहे गेहूं हो, फसल से संबंधित होगा, 3 से 4 हाईएस्ट जाएगा तो 5 महीना, इससे ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो सूखने लगता है, तभी तो कटनी होता है ना चालू। ये हो गया। इसके बाद आया मंकी, बंदर का बात करिएगा तो अप्रॉक्स 26 साल इसको रखा गया है। टर्टवाइस, कछुआ का बात करिए तो आप 150 से 200 साल बता सकते हैं कि इसका जीवन अवधि होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा बटरफ्लाई हो सकता है, उसके अलावा पैरट हो सकता है, और लास्ट में कौन, टर्टवाइस हो जाएगा। इसके अलावा बरगद का नाम सुने होंगे, वो भी 200 साल जीता है। एक सिकोया प्लांट होता है, सिनकोया, वो उसका क्या होता है, लाइफ स्पान अप्रॉक्स बोला जाता है कि 2000 प्लस होता है। अब यहाँ पे बांस का बात करिएगा तो 100 साल होता है। बांस जब मरने वाला होता है ना, तब उसमें से फूल निकलता है, तो उसमें लास्ट में फूल निकलता है। अब देखिए सही से, तो यहाँ पर ये पूरा कहानी आ गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा क्या, कि जिसका शरीर बड़ा है, किसी का शरीर क्या छोटा है, तो बड़ा शरीर होने के बावजूद भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी रहा है। यानी इससे साबित होता है कि किसी का भी जीवन अवधि उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे किसी का अगर छोटा शरीर भी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं, पैरट लेते हैं, इतना छोटा होने के बाद भी कितना दिन जी रहा है, 140 साल तक जी रहा है। तो इससे साबित क्या होता है कि बड़ा शरीर हो चाहे छोटा शरीर हो, उस पर लाइफ स्पान निर्भर नहीं करता है, जीवन अवधि हमेशा निर्भर करता है तो वहाँ के इन्वायरमेंट पे। कंप्लीट हो गया। अब लाइफ स्पान के बाद अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आया अगला पॉइंट, उसका नाम क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या चीज़ है, तो सर अलैंगिक जनन। कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हो गए, तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन मेन टाइप्स क्या है, यही सब है। तो सबसे पहला फिजन आ गया। फिजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विखंडन कहते हैं। अब देखना है, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके जो है ना डीपली जो हम ना स्ट्रक्चर या फोटो के थ्रू समझाएंगे। सबसे पहला आया विखंडन। ये माइंड मैप है, आप इसके थ्रू जो है ना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डील कर सकते हैं, इसलिए ऐसे एक साथ बता दिया गया। तो अगर आप विखंडन का बात करिएगा तो आसान भाषा में समझिएगा क्या, कि पेरेंटल बॉडी जो होगा वो डिवाइड होगा। इसको स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिएगा। तो पेरेंट्स का बॉडी जो है ना डिवाइड होगा 2 पार्ट्स या मोर देन 2 पार्ट्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि पेरेंट्स का बॉडी है,
या तो 2 भाग में टूट सकता है, नहीं तो 2 से अधिक भाग में। और टूटा हुआ जो जितना भी भाग है ना वो हमेशा क्या करेगा, तो न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि नए जीव का निर्माण करेगा। यही बताता है कौन, विखंडन। तो आसान भाषा में आपको समझना है क्या कि जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक भाग में टूट करके नए संतति का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विखंडन। कंप्लीट। इसी को लिख सकते हैं, फिजन इज अ mode of sexual reproduction in which parental body divide into 2 or more than 2 parts। complete है। every part grow as a offspring, यानी कि एक एक पार्ट इसका है ना, यहाँ पे टूटा हुआ एक एक भाग जो है नए जीव का निर्माण करता है। सर इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें तो हम एग्जाम्पल नहीं लिख पाए, तो सिंपल समझिएगा आप लोग कि एग्जाम्पल में क्या आ सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा सर बैक्टीरिया, उसके अलावा क्या होगा सर, तो अमोइबा हो जाएगा, अमीबा ये हो सकता है, पैरामोइसियम हो जाएगा, पैरामोइसियम हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है सर, तो डायटम्स हो सकता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, तो सर विखंडन का। तो विखंडन के अंतर्गत कौन सब आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, अमोइबा आ जाएंगे, पैरामोइसियम आ जाएंगे, डायटम्स आ जाएंगे, ये सब के सब आ जाएंगे। यहाँ पे विखंडन कंप्लीट नहीं होता है, विखंडन के भी टाइप्स होते हैं। तो पहले ये जो है ना मैप देख लेते हैं, उसके बाद विखंडन के टाइप्स पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा। दूसरा आया बडिंग का बात करें, बडिंग को ही क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मुकुलन। क्या बोलेंगे, मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, आसानी से समझ में भी आ ही जाएगा। ये कहता क्या है भाई साहब, तो ये बोलता है क्या कि इसमें मान लीजिए एक हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा। तो ये बोल रहा है क्या कि सर कुछ समय के बाद मेरे बॉडी पर क्या होगा, आउटग्रोथ आएगा। कौन सा ग्रोथ आएगा, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ कहने का मतलब इसके बॉडी पर एक उभार उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ भाई, उभार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जनक था, पेरेंट्स था, इसके बॉडी पर क्या आया, आउटग्रोथ आया। आउटग्रोथ कहीं क्या बोले, उभार। कुछ समय के बाद ये क्या होगा, डिटैच्ड हो जाएगा, मतलब क्या, टूट जाएगा। टूटने के बाद जो टूटा हुआ भाग है हम समझे क्या कि ये तो अब खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी में क्या किया, तो न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण किया। मतलब क्या कि नए जीव का निर्माण किया। बहुत बच्चा को जो है ना ये याद करने में काफ़ी तकलीफ होता है कि बड़ा सा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बड़ा सा डेफिनेशन तो समझ में आए वही लिखना है। तो सिंपल सा पेरेंटल बॉडी के ऊपर क्या आया, आउटग्रोथ। जो डिटैच्ड होता है इटसेल्फ, खुद से टूट जाता है, और किससे, पेरेंटल बॉडी से, टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग। खत्म कहानी, यही तो था, आसान सा परिभाषा। यानी जनक के शरीर पर क्या हुआ, एक उभार उत्पन्न होता है जो टूट करके किसका निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, चाहे बडिंग कहते हैं। कंप्लीट है। अब आते हैं किसकी ओर, फ्रेगमेंटेशन की ओर। इसको कहा जाता है खंडन। क्या कहते हैं, खंडन। इसका मीनिंग समझना है आपको। खंडन का मतलब क्या हुआ कि सर ये इसके जैसा लग रहा है ना, कि विखंडन में या इसमें सर खंडन में क्या फर्क पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि इसमें अंतर बहुत अच्छा खासा है। ये कह रहा था कि कहीं से भी टूट जाएंगे सर, कौन, तो विखंडन में। ये कह रहा है फ्रेगमेंटेशन क्या, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्या है, स्पाइरोगाइरा। इस तरह से स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर होता है। तो स्पाइरोगाइरा कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है स्पाइरोगाइरा, इसमें जिस जगह पे जो आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम। तो स्पाइरोगाइरा कहता है क्या कि कभी भी हमको टूटना होगा ना, तो हमेशा हम कहाँ से टूटेंगे, तो सेप्टम से टूटेंगे। अब सेप्टम से टूटने का मेन रीजन क्या होता है, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या कि इसका बॉडी यहाँ से डिटैच्ड होगा, कितने भाग में बटेगा, 2 भाग में। जैसे ही बटा तो प्रत्येक भाग जो होगा ना वो क्या कर सकता है, तो न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा। तो फ्रेगमेंटेशन में देखिए, जनक का शरीर खास स्थान से, जिस खास स्थान से टूटता है उसका नाम क्या होगा, सेप्टम होगा। टूटने के बाद क्या करेगा, तो नए जीव का निर्माण करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे तो क्या बोलिएगा, स्पाइरोगाइरा। कंप्लीट है। अगला आया रीजेनरेशन। नाम से ही पता चला है, रीजेनरेट करना, मतलब पहले से था उसके जगह पर फिर से आ गया। तो रीजेनरेशन का जो है हिंदी जो होता है ना, उसका नाम है पुनर्जनन। कौन सा जनन है, पुनर्जनन। पुनर का मतलब दोबारा से बन जाना। तो देखना क्या है कि सर इसमें जनक का शरीर क्या होगा,
हम सोचे क्या कि उसको टुकड़ा टुकड़ा में काट करके बांट देते हैं और यह मर जाएगा, ऐसा सोचेंगे। ये किसके साथ होता है? तो सर एग्जाम्पल पता चल रहा होगा प्लेनेरिया का। किसका? प्लेनेरिया, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आया कौन? तो प्लेनेरिया है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से प्लेनेरिया को बना लेते हैं। प्लेनेरिया को हम सोचे क्या कि आर्टिफिशियल रूप से या नेचुरली ये जो है ना काट दिए इसको, कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। 3 भाग में जैसे ही बटा तो सर ऊपर जो है हेड इसका बच गया, ऊपर क्या बचा? हेड। नीचे क्या बचा? इसका धड़ बच गया, यानी कि मिडल पार्ट, और नीचे में टेल बचा। हम सोचे क्या कि सामने वाला जो है ये 3 भाग में बटा और ये मर गया, ऐसा हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन कहता है कि भैया यहाँ तो हम शुरू हुए हैं, हमको जितना टुकड़ा करेगा ना हम उतने भाग में बटेंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कहता है कि हमारा अंदर इतना क्षमता है ना कि हम माथा है ना, हमारा दम है कि धौर बना सकते हैं, साथ साथ पुच्छियो बना सकते हैं, यानी मिडल पार्ट्स के साथ साथ हम क्या बना सकते हैं? टेल भी बना सकते हैं। हम मतलब हेड से पूरा का पूरा क्या बन गया? प्लेनेरिया। फिर ये धौर कहता है कि हमको तुम आधा काट के छोड़ा है, हम भी हेड बना लेंगे और साथ साथ क्या बनाएंगे? टेल। पूछ भी कहता है कि तुम हमको आधा जो है ना पूछ छोड़, पूछ समझ के छोड़ दिया, देखो ना हम कुछ समय का हम बेटा तैयार कर देंगे। वैसे ही यहाँ इसका भी बचवा तैयार हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीजनरेशन का मतलब समझिएगा, पेरेंट्स का शरीर को आप जितना टुकड़ा में काटिएगा ना उतना ही नया ऑफस्प्रिंग आएगा या सजीव का निर्माण होगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछा जाएगा तो भैया बोलना क्या है? प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में किस प्रकार का अलैंगिक जनन देखा जाता है? तो बोलिएगा क्या चीज? रीजेनरेशन। कंप्लीट है। अब आया मेरे पास स्पोर फॉर्मेशन, या इसी को कहते हैं बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन। अब देखना क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसमें क्या हुआ? बीजाणु जनन में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें जनक के शरीर पर क्या होता है? एक बढ़िया सा धानी का निर्माण होता है। उस धानी का नाम होता है बीजाणु धानी। क्या नाम होता है? बीजाणु धानी। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे डिफिनेशन आप देखेगा तो पता चलेगा। स्पोर फॉर्मेशन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पता है कि सब के सब टाइप है किसका? इसी का। जैसे भाषा अगर लिखना होगा ना एग्जाम में तो आप हर एक के नाम में पहले जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप लेकिन जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंटल बॉडी डिवाइड एनी पार्ट्स या एनी सीक्वेंस और एवरी पार्ट्स जो है ना ग्रो एज अ न्यू ऑफस्प्रिंग। कंप्लीट है। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि स्पोर फॉर्मेशन भी उसी का टाइप है। कह रहा है क्या कि मेनी स्पोर्स आर हाउसेड, यानी कि भरा होता है जिसमें उसका नाम होता है स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। तो सिंपल सा समझिए क्या है कि स्पोरेंजियम बना हुआ है। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा छोटा 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 क्या भर गया सर? स्पोर भर गया। क्या भरा है? तो स्पोर। यही स्पोर भरा हुआ है, कुछ समय के बाद क्या होगा? ये ब्रस्ट कर जाएगा। क्या होगा? ब्रस्ट। ये फटेगा। फटने के बाद क्या होगा सर? इसमें से समस्या होगा क्या कि निकलना शुरू कर देगा क्या? स्पोर। अब हमको लगा क्या कि अब इसका कहानी खत्म है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि स्पोर जो निकला वो एवरी स्पोर ग्रो लाइक एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि एक एक स्पोर के अंदर क्षमता होता है कि नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो सर यहाँ पे सबसे पहला आया क्लेमाइडोमोनास। क्या आया? क्लेमाइडोमोनास। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से, तो बुक में या एनसीईआरटी आप देखिएगा इस तरह का फोटो बनाया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर में शौक से छोटा छोटा जो है ना स्पोर भरा हुआ है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो है ना ऐसे नहीं आएगा। क्लेमाइडोमोनास में हमको पता है कि स्पोर फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसके स्पोर को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है? देख लीजिए ध्यान से, जूस्पोर। क्या नाम है? जूस्पोर। तो हम आपसे पूछे क्या कि क्लेमाइडोमोनास में जो पाए जाने वाला जो बीजाणु होता है या स्पोर होता है उसका जो है ना टेक्निकली नेम क्या होता है? तो बोलिएगा जूस्पोर। और यही जूस्पोर के अंदर क्षमता होता है कि न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकता है। दूसरा नंबर पे आपके पास आया कौन? पेनिसिलियम। ये 11th का पॉइंट है। पेनिसिलियम कहता है कि सर मेरा अगर स्ट्रक्चर देखिएगा ना तो पता चलेगा आपको क्या कि मेरा स्ट्रक्चर किसके जैसा है? तो पूरा का पूरा आपके हाथ के जैसा है। मतलब क्या समझिएगा, इस तरह से 11th में आप पढ़े होंगे, चाहे 12th में भी देखेगा तो आपको किताब में इस तरह का फोटो दिखाई देगा। किसका? पेनिसिलियम का। इसके बारे में और भी आगे चल के पढ़ना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कि पहला बार जो है एंटीबायोटिक का खोज हुआ था, उसका नाम भी पेनिसिलियम रखा क्योंकि इसी से प्राप्त किया गया था।
तो इस पेनिसिलियम का, ये फोटो हो गया पूरा का पूरा किसका सर, तो पेनिसिलियम का। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सर कोनिडिया। ये कोनिडिया क्या है, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना छोटा छोटा दाना के जैसा स्पोर, इसी स्पोर का नाम है, इसके स्पोर का नाम होता है क्या चीज, तो सर बोलना है कोनिडिया। क्या नाम होता है, कोनिडिया। और इसी कोनिडिया के द्वारा इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमसे पूछे क्या कि पेनिसिलियम में किसके द्वारा स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो हम बोलेंगे कोनिडिया के द्वारा। कंप्लीट है। दूसरा पूछा जाएगा क्लेमाइडोमोनास में किसके द्वारा होता है, तो जो स्पोर के द्वारा होता है। यहाँ तक आपका कहानी कंप्लीट हुआ। अब इसके अलावा हम बोले थे क्या कि सर फ्यूजन जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक और खासियत क्या होगा आपको ध्यान से समझना है। क्या चीज़, तो सर फ्यूजन के टाइप्स होते हैं, यहाँ पे पढ़ना है हमको, एनसीईआरटी के अंतर्गत हमको पढ़ना है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं इसको, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक छोटा सा मैप ले लेते हैं। अब मैप में क्या करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो इस मैप को हम यहाँ रखते हैं, इसको भर देते हैं भाई साहब। इसमें क्या होगा कि एगो कम करना है भैया, कहाँ से होगा, फर्स्ट टाइम यूजर, इसको रहने दो, खाली छोड़ देंगे काफ़ी है। अरे यार तुम निकलो यहाँ से, हाउ डिलीट, कंप्लीट है। अब देखिए आप ध्यान से, सबसे पहला आपको करना क्या है, तो सर यहाँ पे इसके टाइप्स क्या होंगे, तो शौक से इसमें हम लिखते हैं क्या चीज़, तो सर ये जो है कलर ही वैसा है, वाइट लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला आया मेरे पास, क्या चीज़ आया, फ्यूजन आया, ये दिखाई दे रहा होगा कलर, तो सर फ्यूजन आया, ठीक है। अरे यार कलर किधर गया, ब्लैक ले ले क्या, दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या आया सर, तो इसको क्या किया जाए, रिमूव, पाक यार इतना समय लगेगा, तो इससे बढ़िया है कि हम ऐसे ही ले लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए क्या करना है, ब्लैक नहीं, रेड नहीं, येलो ले लेते हैं। चलिए मेरे पास आया क्या चीज़, फ्यूजन आया। फ्यूजन, इसी को क्या बोले, विखंडन आया सर। इसके बोले क्या कि मेनली कितने टाइप्स है, तो दो। देखिएगा ध्यान से समझिएगा आप। तो यहाँ पे अगर इसके टाइप का बात करिएगा तो टाइप्स कितने हो जाएंगे, तो दो टाइप्स होंगे, ठीक है। अब दोनों का नाम सुनिए। सबसे पहला का नाम हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन होगा सर, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन को ही कहा जाता है द्विखंडन। क्या कहा जाएगा, द्विखंडन। दूसरा नंबर पे जो आया उसका नाम क्या है, तो सर मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, या इसी को कह सकते हैं बहु विखंडन, ये आ गया। तो सर फ्यूजन के मेन पार्ट्स कितने हैं या टाइप्स कितने हैं, तो दो है। एक का नाम बाइनरी फ्यूजन और दूसरा का नाम क्या होगा, तो सर मल्टीपल फ्यूजन। अब नाम में क्या पता चल रहा है सर, इंग्लिश में पता चले चाहे हिंदी में जरूर पता चलता है। द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और खंडन का मतलब क्या हुआ, भाग। कंप्लीट है। इधर क्या हुआ, बहु का मतलब क्या हुआ, बहुत। ऐसे भी मल्टी का मतलब क्या होता है, वन प्लस। और इधर क्या हो, खंडन का मतलब खंड के बाद तो भाग ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइनरी फ्यूजन में, जैसे फ्यूजन का परिभाषा क्या था, तो सर पेरेंटल बॉडी जो होता था ना, वो डिवाइड होता था दो या दो से अधिक भाग में, यानी कि 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे अगर 2 पार्ट्स में बटा तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन। और मोर देन 2 पार्ट्स होगा यानी 1 प्लस पार्ट्स होगा तो इसी को क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। डिफाइन करना टू इजी, बहुत आसान होता है। जैसे बाइनरी फ्यूजन को डिफाइन करना है, इंग्लिश में करो तो आसानी से कर दें। बाइनरी फ्यूजन किसका टाइप है, तो फ्यूजन का। डायरेक्ट लिखो क्या, बाइनरी फ्यूजन इज अ मोड ऑफ फ्यूजन in which parental body divide into 2 parts, यही होगा। and every parts grow as an offspring। काफी आसान परिभाषा हो गया, कंप्लीट है।
अब इसी को हिंदी में डिफाइन करना होगा तो क्या बोल सकते हैं सर? द्विखंडन, क्या लिखेंगे? द्विखंडन किसका विधि है? तो विखंडन की। विखंडन की वह विधि है जिसमें जनक का शरीर दो भाग में बांटकर नए जीव बनाते हैं। बस यही तो है परिभाषा। अब ये हो गया किसका परिभाषा? तो सर बाइनरी फिजन का या द्विखंडन का। द्विखंडन का खासियत क्या हुआ सर? तो इसमें क्या हुआ कि जनक का शरीर दो भाग में बंट करके नए जीव का निर्माण किया। इसमें आपको खुद से लिखना है, सब हम तो नहीं लिखेंगे, तो इसको बता दे रहे हैं क्या कि जिस तरह से ये इधर वाला लिखा है वैसे ही इधर वाला लिखाएगा। क्या लिखाएगा? तो मल्टीपल फिजन इज अ मोड ऑफ फिजन इन विच पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू मोर देन 2 पार्ट्स। इसमें क्या होगा? 2 से अधिक भाग में बटेगा, यानी 2 से अधिक भाग में बट करके नए जीव का निर्माण करता है, तो इसलिए क्या कहते हैं? इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब आपको समझना क्या है कि सर द्विखंडन का भी जो है ना टाइप होता है। द्विखंडन का भी क्या है सर? टाइप है। अगर हम इसका बात करें बाइनरी फिजन का, किसका बात करें सर? बाइनरी फिजन का बात करें, ठीक है, या इसी को क्या बोले थे? द्विखंडन। इसका अगर हम भाग का बात करें तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। अब कोई बोले क्या है कि सर कौन कौन सा भाग हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आएगा आपके पास कौन सा? इरेगुलर। इसका मतलब क्या हुआ? अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित। दूसरा आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। इसके अलावा क्या होगा? तो सर ट्रांसवर्स हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि द्विखंडन का भी जो है टूटने के आधार पे प्रकार है। यहाँ पे क्या हुआ? अनिश्चित हो जाएगा, यानी कहीं से भी टूट सकता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो जाएगा अनुदैर्ध्य। इसका मतलब होगा अनुप्रस्थ। अब समझना क्या है सर, यहाँ पे अगर हम इरेगुलर का बात करें तो सर अमोइबा, किसका शरीर है? अमोइबा का। यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, किधर से भी टूट करके क्या कर सकता है? तो नए जीव का निर्माण कर सकता है। तो इसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं है कि सर हम यहाँ से टूटेंगे चाहे वहाँ से टूटेंगे। तो इसीलिए अमोइबा को किस प्रकार का जो है ना अलैंगिक बाइनरी फिजन में किस ग्रुप में रखा गया है? तो इरेगुलर में रखा गया है या अनिश्चित के अंतर्गत रखा गया है कि कहीं से भी टूट सकता है। दूसरा आया लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में कौन आता है? तो सर यहाँ पे यूग्लिना आता है। कौन आता है? तो यूग्लिना का शरीर कुछ इस तरह से होता है और ऊपर से किधर की ओर जाएगा? नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर टूटता है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए यूग्लिना होता है। क्या होता है सर? तो यूग्लिना। तो यूग्लिना में किस प्रकार का द्विखंडन देखा जाता है? तो आप बोलिएगा अनुदैर्ध्य। लास्ट आया हम लोगों के पास कौन सा सर? अनुप्रस्थ का। तो इसका एग्जाम्पल जो है सॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप 11th में पढ़े होंगे, डायटम का। किसका? डायटम। तो डायटम हमेशा टूटेगा तो एक ऊपर वाले भाग में चला जाएगा, एक नीचे वाले भाग में। तो अगर हमसे पूछा जाए डायटम में किस प्रकार का द्विखंडन देखा जाता है तो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल कौन है? तो सर यूग्लिना है। कौन है? यूग्लिना। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ऊपर से नीचे की ओर टूटना, अनुप्रस्थ का मतलब सामने सामने टूटना। इसका मतलब कहीं से भी टूट जाना। यहाँ तक आपका जो है ना पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे का पॉइंट आपको समझना है क्या आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ध्यान से समझिएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या इसी को कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन। ये क्या है? इसका डिफिनेशन समझना है सर। तो ये जो है ना प्लांट में अलैंगिक जनन का एक विधि है। जैसे अभी तक जितना पढ़े वो भी अलैंगिक जनन का विधि है, लेकिन ये जो है ना कायिक प्रवर्धन जो है किसके लिए अप्लाई होता है? तो प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स का अगर बात करिएगा तो 2 भाग होता है। प्लांट्स के मुख्य कितने पार्ट्स हैं? तो 2। ध्यान से पहले ये पॉइंट समझ लीजिए, ऐसे ही समझा रहे हैं। प्लांट्स के या पादप के कितने भाग है? तो बोलना है 2। सर एक का नाम होता है कायिक भाग, ये कहीं साइड में जरूर लिख लेंगे।
कायिक भाग, दूसरा का नाम होता है जनन भाग। जनन भाग सर, कायिक भाग को ही कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स। उसके अलावा आता है जनन भाग को कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सर यहाँ पे कितने पार्ट्स आ गए? तो 2 पार्ट्स आ गए सर। एक का नाम कायिक भाग होगा, दूसरा का नाम क्या होगा? जनन भाग हो जाएगा या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर आप कायिक भाग का बात करें और जनन भाग का, तो एक ही पॉइंट में सब आ जाएगा। जनन भाग में अकेला बेचारा कौन आता है? तो फ्लावर आता है या फूल आता है। फूल के अलावा कोई भी भाग इसमें नहीं आता है। कायिक भाग का आप बात करिएगा सर, तो इसमें फूल के अलावा यानी कि पुष्प को अगर छोड़ दे, पुष्प के अलावा जितना भी पार्ट्स आपको दिखाई देता है सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो कायिक भाग के अंतर। फॉर एग्जाम्पल रूट, जड़ आ जाएगा भैया। दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? तना, स्टेम आ जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आए? तो सिंपल सा बोलिएगा कायिक भाग के अंतर्गत। अब आसानी से आपको कायिक प्रवर्धन समझ में आ जाएगा। तो ऊपर लिखा हुआ है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन में सबसे पहला चीज क्या देखना है कि सर कौन सा भाग से नया जीव आएगा? तो कायिक भाग से। एक चीज और समझिएगा, कायिक प्रवर्धन का दूसरा नाम पूछा जाएगा ना, तो कायिक जनन भी होता है। कौन सा जनन होता है? कायिक जनन। यानी कि जनन का मतलब आप तो जानते हैं कि नए जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? जनन। लेकिन किस भाग से? तो सर कायिक भाग से। तो यही पॉइंट को तो आपको समझना है कि अगर कोई प्लांट का करे सर, तो नए प्लांट का निर्माण करने के लिए फूल का इस्तेमाल न करें, फूल के अलावा किसी अन्य भाग का सहायता ले ले, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है? कायिक प्रवर्धन हो रहा है। तो इसको डिफाइन करना होगा, तो आप लिख सकते हैं आसानी से कि कायिक प्रवर्धन जो होगा ये किसका विधि है? अलैंगिक जनन का। तो शौक से इसको इंग्लिश वाले पहले लिख लेंगे क्या डिफिनेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन is an asexual reproduction in which formation लिख लीजिए, formation of new plant with the help of vegetative parts, for example root, leaf, stem। अगर ये तीनों भाग में से किसी भी भाग से अगर नया प्लांट बन रहा है तो उसी को क्या कहेंगे? सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी क्या है? तो टाइप है किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है पहला। इसमें क्या होता है? तो कौन सा पार्ट्स भाग लेता है? तो बोलेंगे कौन सा? तो सर वेजिटेटिव पार्ट भाग लेता है। या तो रूट हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, नहीं तो लीफ हो जाएगा। कंप्लीट है। अब इसके थ्रू बनेगा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? तो सेम चीज लिखेंगे, कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की विधि है। किसकी विधि है सर? अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पादप का निर्माण किससे होता है सर? तो कायिक भाग से होता है। कायिक भाग से होता है। यही पॉइंट था। कंप्लीट है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा कि कायिक भाग से नए प्लांट का निर्माण होगा। तो समझिए क्या कि ये भी कैसा है? तो सर अलैंगिक जनन का है। इसीलिए आप देखे होंगे क्या कि एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है, अब तो पहला बन गया है, तो उसका नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। वहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पी पादपों में कौन सा जनन? लैंगिक जनन। यानी कि लैंगिक जनन होने के लिए कैसा पादप होना चाहिए? पुष्प वाला। भैया जिसमें पुष्प नहीं होगा उसके लिए जिंदाबाद है कौन? कायिक प्रवर्धन। ये हो गया आपका कौन सा? कायिक प्रवर्धन का एक कॉमन सा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब आता है क्या कि सर कुछ पॉइंट बताइए कायिक प्रवर्धन का। तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। अगर कायिक प्रवर्धन का आप एग्जाम्पल देखना चाहें, कायिक
प्रवर्धन का एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में आपका कायिक प्रवर्धन से क्वेश्चन क्या आता है तो एग्जाम्पल के तौर पे आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आलू का, किसका बात करें सर, आलू का, तो कंफर्म है कि इसमें किसके थ्रू होगा, आँख के द्वारा होगा, यानी आई के द्वारा होगा कायिक प्रवर्धन। यानी आलू में अगर आँख है तो बोलेंगे क्या कि इसमें आसानी से कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। उसके अलावा आ गया सर अगर हम किसका बात करें, अदरक का, जिंजर उंजर का बात करेगा, तो इसमें किसके द्वारा हो सकता है, इसका होता है प्रकंद के द्वारा, प्रकंद या इसी को कहते हैं राइजोम्स के द्वारा। उसके अलावा अदरक के अलावा आप क्या बोल सकते हैं सर, तो हम ले लेते हैं गन्ना। क्या लेते हैं, गन्ना। अगर गन्ना का बात करिएगा तो सर गन्ना में किसके द्वारा होगा, तो नोड के द्वारा, नोड या इसी को कह सकते हैं गांठ के द्वारा। तो सर शुगर कैन का बात करेगा तो नोड याद रखना है। गन्ना के अलावा और क्या हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ब्रायोफाइलम। कौन सा फाइलम है, ब्रायोफाइलम, इसी को हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा में किसके द्वारा होता है, तो सर पत्ता के द्वारा होता है, या इसी को कहेंगे लीफ के द्वारा होता है। तो पत्ता के द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होगा, तो ब्रायोफाइलम में होगा। अब आए इसके अलावा पूछ देता है क्या चीज़, तो वाटर हायसिंथ के बारे में, वाटर हायसिंथ, इसके बारे में पूछेगा कि इसमें किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो बोलना है ऑफसेट के द्वारा। ऑफसेट या इसी को कहते हैं भूअस्तारिका। सर यहाँ पे अगर वाटर हायसिंथ आया तो एनसीईआरटी में इसका पॉइंट्स भी अच्छा खासा दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको डील कर ले, इससे क्वेश्चंस भी बहुत बार आया है। तो सबसे पहला मेरे पास क्या आया पॉइंट सर, तो वाटर हायसिंथ आप लिखें, वाटर हायसिंथ, हायसिंथ या इसी को क्या बोल सकते हैं सर, जलकुंभी। कौन सा कुंभी है, जलकुंभी। इससे ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए ध्यान समझिएगा। तो अगर हम जलकुंभी का बात करें तो जलकुंभी का खासियत क्या है आपको समझना है। क्या समझना है सर, तो इसमें आएगा जलकुंभी का पहला पॉइंट कि सर इसको कहा गया है टेरर ऑफ बंगाल। इसका मतलब समझे, बंगाल का आतंक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बंगाल का आतंक, तो पूछा जाएगा बंगाल के आतंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलिएगा जलकुंभी को या वाटर हायसिंथ को। दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा क्या कि इसको एक और नाम से जाना जाता है महाविपत्ति, महाविपत्ति। यानी कि समझिए क्या कि जिस एरिया में जलकुंभी जाता है वहाँ पे विपत्ति ला देता है। फॉर एग्जाम्पल एक और पॉइंट समझते जाइए, ये क्या होता है, तो सर एक्वाटिक प्लांट है। एक्वाटिक कहने का मतलब क्या हुआ, तो जलीय पादप है, जलीय पादप है, इसका मतलब ये जल में रह सकता है। उसके अलावा क्या, इसमें जो होता है कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड होता है ज़्यादातर, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो है ना कौन सा होगा, या कायिक प्रवर्धन के लिए ये इस्तेमाल करता है एक चीज़ का अभी तुरंत बताए थे आपको, ऑफसेट, या इसी को क्या कहा जाता है, भूअस्तारिका। इसके अंदर रीजनरेट करने का, तुरंत जो है ना ग्रोथ करने का क्षमता होता है। जब बुक आप देखिएगा तो उसमें जलकुंभी का फोटो दिया हुआ है, इस तरह से जलकुंभी का जो है ना शरीर पूरा पानी में फैला हुआ रहेगा, अपर सेक्शन में रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि यह जो है ना, ये जो बीच का जो कड़ी दिखाई दे रहा है, इसी का नाम होता है ऑफसेट। ये तेजी से जलाशय में फैल जाता है। तो भूअस्तारिका क्या करता है, तो इसको मदद करता है जलाशय में फैलने में। फैलने के बाद इसमें एक समस्या क्या आता है कि जिस जलाशय के अंदर ये गया है बहुत कम समय में वहाँ पे क्या किया, तो फैल गया। फैलने के बाद पहला पॉइंट इसका क्या होता है कि ये जो होता है जल के अंदर में, यानी कि वाटर के अंदर में जितना भी O2 होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि इसके अंदर क्षमता होता है जल को अवशोषित करने का। तो एक्सेस अमाउंट में क्या करता है, जल का अवशोषण कर लेता है, जिस वजह से इस जलाशय के अंदर का जो मछली होगा, फिश होगा, वो बेचारा क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है, मतलब मर जाता है। इसके अलावा एक्वाटिक एनिमल्स जो भी होंगे वो ऑक्सीजन के कमी के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी कारण इनको बंगाल का क्या कहा गया, आतंक कहा गया है, चाहे महाविपत्ति कहा गया है। कंप्लीट है। तो ये पॉइंट आता है किसका, जलकुंभी का। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यह जो जलकुंभी है वो क्या है, तो जलीय खरपतवार भी है, खरपतवार है, यानी कि इसका कोई यूज नहीं है। इसके कारण से क्या होता है, तो वो अदर जीव जो है ना मरने लगते हैं। ये पॉइंट हो गया किसका, वाटर हायसिंथ का कंप्लीट। अब आता है आपके पास क्या चीज पॉइंट, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए
प्याज के बारे में। प्याज में कायिक प्रवर्धन का कौन सा विधि अपनाया जाता है? तो कभी भी आप प्याज को देखिएगा तो इस तरह का, अगर हम प्याज देखें, क्या देखें सर? प्याज। तो प्याज के अंदर क्या होता है सर? तो पहला पॉइंट आपको ध्यान से समझना, ये नीचे वाला जो एरिया दिखाई देता है रूट हेयर की तरह काम करता है। अब ये जो है ना प्याज के अंदर में आप देखिएगा तो इस तरह से लीफ ब्लेड होता है। इसमें क्या होता है सर? लीफ ब्लेड पाया जाता है। और बीच वाला एरिया में पाता है, यहाँ पे पाएंगे हम क्या चीज़ की? बल्ब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बल्ब। यानी कि प्याज में जो है ना कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो बोलेंगे बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बल्ब के द्वारा। अब इसके अलावा जो साइड का जो भाग है इसको क्या कहते हैं? तो लीफ ब्लेड कहते हैं। लीफ ब्लेड। इसका मतलब यह हुआ कि प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो सर सही मायने में प्याज का हम लोग क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं। ये दिमाग में भर लेना है। तो प्याज में किसके द्वारा हुआ सर? तो बल्ब के द्वारा। तो याद रखना है कि ओनियन में जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है किसके थ्रू? बल्ब के थ्रू। ये प्याज भी आपका क्या हुआ? तो सर कंप्लीट हो चुका है। अब प्याज के अलावा और क्या सब हम ले सकते हैं सर? तो यहाँ पे लगभग पॉइंट आपका खत्म है। अब जो भी होगा, जैसे बांस हो गया, उसमें क्या होगा? नोड होता है, उसके थ्रू होता है। अब देखना है सर रिप्रोडक्शन के भाग। क्या आया? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन कौन सा है सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझना है आप लोगों को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या इसका क्या करें? तो सर सबसे बेहतर है कि आप मैप ले सकते हैं। क्या ले लें? मैप। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। ये आया आपके पास क्या चीज़? मैप। अब इस मैप के थ्रू आपको समझना क्या है पॉइंट को, ये देखिए। थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। हाँ सही मायने में 3 ही भाग का ज़रूरत है सर, ध्यान से समझिए। अब सर सबसे पहले मैप के अंतर्गत क्या आएगा? तो हम लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। ये आ गया मेरे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट है। इसी का नाम क्या होता है सर? तो लैंगिक जनन होता है। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे सर? तो इसका नाम होगा लैंगिक क्या चीज़? तो जनन कहेंगे। आ गया ये। लैंगिक जनन का बात करिएगा सर, इसका घटना जो होगा वो कितना होगा? तो 3 गो हो जाएगा। सबसे पहला जो घटना आता है उसका नाम क्या होगा अगर पूछा जाए? तो बोलिएगा सर यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा आया सर? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आ गया। क्या आया? तो इवेंट यहाँ पे आ गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये हो गया कंप्लीट। तो पहला आ जाएगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा पे आ जाएगा खुद ब खुद कौन सा? तो मेन इवेंट का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। कौन आएगा? फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आएगा आपका कौन सा? तो सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आ जाएगा। तो ये आ गया अगला पॉइंट आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब समझना है ध्यान से सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कितने इवेंट आते हैं? तो बोलेंगे 3 इवेंट आया। पहला का नाम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा का नाम फर्टिलाइजेशन और लास्ट का आया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको समझना है आप लोगों को ध्यान से। क्या हो रहा है सर? इसमें बोले 3 इवेंट आया। अभी तीनों पॉइंट को समझना है। क्या करना है सर? हिंदी वाले बोलेंगे लैंगिक जनन के 3 घटना। पहला का नाम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको कहेंगे जनन पूर्व घटना। दूसरा का नाम क्या होगा? गलत हो गया पूरा का पूरा, इसको कट करते हैं। सर पहले पूरा कहानी समझिए, निषेचन जनन में चले गए थे, समझिएगा सही से। जनन की अवस्था डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, जनन की अवस्था में जाते हैं। आए अब जनन की अवस्था का बात करिएगा सर, 3 गो अवस्था हो जाएगा। ये सबसे बेहतर हम समझ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ सर? सबसे पहले जनन आ जाएगा,
या इसी को कहेंगे रिप्रोडक्शन आ जाएंगे। इससे पहले का क्या होगा, तो बोलिएगा जनन पूर्व हो जाएगा। कौन हो जाएगा रे बुआ, जनन पूर्व, या इसी को कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा, जनन पूर्व अवस्था हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान समझिएगा, लास्ट आ जाएगा जनन पश्च अवस्था, जनन पश्च अवस्था, या इसी को बोल सकते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। टोटल कितने फेज हो गए, तो 3। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या कि जनन पूर्व अवस्था। सर इसका दूसरा नाम बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे सर, प्यूबर्टी एज इसको डाल सकते हैं। प्यूबर्टी मतलब किशोरा अवस्था आ गया। इसमें क्या होता है ध्यान से समझना आपको। दूसरा आया कौन सा, जनन अवस्था, और लास्ट में आया ये जो है ना, इसका दूसरा नाम हिंदी में आता है सर जीर्णा अवस्था। कौन सा अवस्था है सर, जीर्णावस्था। तो बोले क्या कि जनन के मुख्य कितने अवस्था, 3 गो। पहला का नाम जनन पूर्व अवस्था, दूसरा का नाम जनन अवस्था, तीसरा का नाम जनन पश्च अवस्था, या इसी को बोल सकते हैं फेज ऑफ रिप्रोडक्शन में 3। पहला का नाम प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा का रिप्रोडक्टिव, लास्ट का पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये जो है वो क्या है, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ध्यान से समझना सर। तो सर जनन से पूर्व अवस्था में मेरा क्या क्या घटना घटेगा वो बताना है आपको। सबसे पहला क्या होगा कि इसमें आपका शरीर जो है ना पूरा तैयार हो जाएगा। किसके लिए तैयार होगा वो ध्यान समझना है सर। इसमें क्या होगा कि फिजिकल चेंजेस आपको दिखाई देगा। कौन सा चेंजेस दिखाई देगा सर, फिजिकल चेंज। मतलब समझे, यानी कि सिंपल सा प्यूबर्टी एज का मीनिंग भी आप समझिएगा। पहले प्यूबर्टी एज समझ लीजिए, तब जाके आपको फिजिकल चेंजेस समझ में आएगा। अगर हम प्यूबर्टी एज का बात करें, किशोरावस्था का, तो इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए आपसे कि क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं टीन एजर कहते हैं। कौन सा एजर कहते हैं सर, टीन एजर। इस उम्र के व्यक्ति को क्या कहते हैं, टीनहा हीरो कहते हैं, टीन एजर कहते हैं ना। तो टीन एजर कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्यूबर्टी एज में इंसान का उम्र जो है 13 से लेकर के कितना हो सकता है, 19 होगा। क्यों होगा सर, तो सर यहाँ पे 13 का इंग्लिश आप करेंगे तो क्या होगा, 13 हो जाएगा, और 19 का करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे दोनों में आप ध्यान से देखिएगा तो लास्टली क्या आ रहा है, कॉमन कुछ है, क्या है, तो टीन है। तो इसीलिए इस उम्र के व्यक्ति को यानी 13 होगा, 13, 14, 15, 16 जिसके नाम में लास्ट में टीन आ जाए उसी को कहा जाता है टीन एजर। अभी जो है आप लोग किस एज में है, तो टीन एज में है। मतलब क्या है कि भाई सब के सब स्टूडेंट अभी जो 12th में होगा, जो भी हो, वो सब के सब क्या है, टीन एजर है। टीन एजर कहने का मतलब इसी एज में है। अब इसका सर क्या चीज़ खासियत है और बताइए। तो सर इसमें क्या होगा, आपके शरीर पर क्या खासियत देखा जाएगा, तो शरीर में परिवर्तन। आप टीन एज में है तो आपके शरीर में पहला परिवर्तन क्या देखा जाएगा, तो पूरा शरीर बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल का बॉडी है तो धीरे धीरे उसका शरीर जो है ना लगभग वी शेप बनेगा। कौन सा शेप बनेगा सर, वी शेप। मतलब क्या कि अपर सेक्शन जो है ना इस तरह से फैलेगा। मतलब क्या कि कोई मेल है तो उसका चेस्ट कैविटी होगा इस तरह से फैला हुआ रहेगा, इस तरह से निकलेगा। ये हो गया मेल का पहचान। और इसके अलावा पेट जो है ना अंदर की ओर धंसा होना चाहिए। तो अभी के समय में क्या हो रहा है कि जिस इंसान का अगर मेल है उसका पेट अगर क्या हुआ कि चेस्ट कैविटी से आगे है, इसका मतलब साइंस की नज़र में वो इंसान फिट नहीं है, वो मेल कहलाने के लायक नहीं है। इसका मतलब आप समझिए ध्यान से कि अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, पेट बहुत ज़्यादा निकाल करके प्रसन्न है कि मेरा पेट निकला हुआ है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे वो किसको सूचित कर रहा है, प्रेगनेंसी को सूचित कर रहा है। मेल हो करके भी वो प्रेग्नेंट मेल है। समझ रहे हैं ना पॉइंट को। जैसे मान लीजिए क्या कि कहीं पे चोर को पकड़ने के लिए डैश गया, आप समझ रहे हैं हम किसका बात कर रहे हैं। तो जो साहब जी है, पुलिस साहब, तो उनका क्या हुआ कि पेट एक्सेस अमाउंट में निकला हुआ है। तो पकड़ने के लिए जाते हैं ना गांव में पुलिस जी, तो उनको क्या कहा जाता है कि देखिए ना ये पकड़े वाले हैं पुलिस के,
एकरा तो अपने यहाँ ढेर निकला लगा है कि 6 महीना के लड़का है पेट में, ये कहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल होने के लिए आपका पेट का निकलना जरूरी नहीं है, चेस्ट कैविटी का फैलना जरूरी है। तो ये वी शेप होगा, यानी कि ये कौन सा चेंजेस दिखाई दे रहा है, फिजिकल चेंजेस अगर दिखाई दे तो आप समझिए क्या है कि आप मेल है। वो अभी कौन सा था, वी शेप होना चाहिए। अब इसी के जगह पर फीमेल बॉडी का बात करिएगा तो फीमेल बॉडी का खास बात क्या होता है कि धीरे धीरे पेल्विक रीजन क्या हो जाता है सर, तो फैलना शुरू कर देता है। पेल्विक रीजन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या चीज़ बोल रहे हैं, तो ये जो कमर के पास का एरिया होगा ये क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, इसमें उभार उत्पन्न होगा। तो ये उभार जो उत्पन्न हो रहा है क्यों हो रहा है उसका रीजन समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, यूटेरस। यूटेरस का मतलब क्या हुआ, गर्भाशय। तो इस स्थिति में इस फीमेल बॉडी का जब गर्भाशय का एरिया पेल्विक रीजन है, कमर के हड्डी को क्या कहते हैं, पेल्विक यहाँ पे है, तो ये एरिया धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा। तो फीमेल बॉडी में ये जो है ना पेल्विक रीजन का फैलना किस फेज में देखा जाएगा, तो सिंपल सा जनन पूर्व घटना में देखा जाएगा। ये कोई गलत नहीं है, नॉर्मल है। इसके अलावा इनके बॉडी पे मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि का विकास हो जाएगा, स्तन ग्रंथि का विकास होगा। तो इस उम्र में जाने के बाद फीमेल बॉडी का स्तन ग्रंथि क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो एक चीज़ और दिमाग में भर लीजिएगा क्या कि स्तन ग्रंथि से संबंधित एक पॉइंट है कि भैया यहाँ पे कहा जाता है कि स्तन ग्रंथि का आकार डिपेंड करता है किस पे, लोब पर निर्भर करता है। इसके अंदर में पाया जाता है क्या चीज़, पाली पाया जाता है। जब स्तन ग्रंथि का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे क्या कि स्तन पाली की संख्या जिस फीमेल बॉडी में ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, स्तन का आकार बड़ा होगा। जिस फीमेल बॉडी में स्तनपाली की संख्या कम होगा उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये अप्रॉक्स बोला जाता है कि स्तनपाली की संख्या 15 से 20 होती है। इसका मतलब अगर किसी के शरीर में 15 है तो उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। जिसके शरीर में 20 है तो उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए भैया, फैक्ट्री। इसके अलावा मिल्क का प्रोडक्शन भी हाई होगा, मतलब समझे, जिसका लोब कम उसमें मिल्क का प्रोडक्शन कम, जिसका लोब ज़्यादा उसमें मिल्क का यानी दूध का स्रावन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, तो फैक्ट्री छोटा तो प्रोडक्ट भी कम निकलेगा, फैक्ट्री बड़ा तो प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा, यही खास बात होता है। तो ये सब कुछ चेंजेस कहाँ पे देखा गया, जनन पूर्व अवस्था में। अब जनन पूर्व अवस्था में क्या खास हुआ, तो सर फिजिकल चेंजेस, यानी पहला पॉइंट आया यहाँ पे क्या चीज़ सर, तो पूरा का पूरा शरीर में क्या देखा गया, बदलाव। तो पहला पूछा जाए कि सर यहाँ पे जनन पूर्व घटना या प्यूबर्टी एज में इंसान के शरीर में क्या ऐसा खासियत देखा जाता है, तो बोलना है क्या कि इनमें पहला चीज़ देखा जाता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज या इसी को कहेंगे शारीरिक परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन कब देखा जाता है, तो सर जनन पूर्व अवस्था में। दूसरा इसमें क्या होता है कि जनन अंग या इसी को कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे, ये क्या होगा, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, यानी कि इसमें पूरा विकसित नहीं है, बेचारा क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो ये सारा कुछ बदलाव जो है इसी अवस्था में देखा जाएगा। और 18 साल जैसे ही कंप्लीट हो गया तब जा कर के यही शरीर, या चाहे वो नर का हो चाहे मादा का हो, पूरा का पूरा परिपक्व होकर के किस अवस्था में चला आएगा, जनन अवस्था में। तो जनन से पहले क्या हुआ, सर मेल है तो इसका चेस्ट कैविटी फैल गया, उसके अलावा क्या हुआ, इसके शरीर में स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणु का निर्माण होने लगा। अगर मादा का शरीर है तो पेल्विक रीजन बड़ा हो गया। उसके अलावा जो है इनमें क्या हुआ कि मेमरी ग्लैंड का मतलब विकसित हो गया या उभार उत्पन्न धीरे धीरे होने लगा, ये कॉमन सा है। इसके बाद आया कौन सा, तो आपके पास आया जनन अवस्था। सिंपल सा इसके बारे में पूछा जाए तो बोलना है सर इस अवस्था में क्या चीज़ करने में समर्थ हो जाएगा, तो सर इसमें जो है ना जीव में आ जाता है क्षमता क्या करने का, तो रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी एबल। अबल का मतलब समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे उसके अंदर क्या आ चुका है, क्षमता आ चुका है। तो इसलिए बोला जाता है कि रिप्रोडक्शन का जो है ना क्षमता आता है कब, 18 प्लस के बाद। तो कहीं पे भी 18 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंबल दर्शाता है किसको, एडल्ट को। तो
तो एडल्ट कंटेंट कहीं पे भी रहेगा ना तो वहाँ पे 18+ लिख देता है। इसका मतलब है कि ये अब बच्चा नहीं है, अब ये सियाना हो चुका है, इसके अंदर अकल आ चुका है बच्चे को जन्म देने का, मतलब यही है। इसके बाद आया आपके पास कौन सा, तो जनन पश्च घटना। अब जनन पश्च घटना का मतलब क्या होता है कि जिस उम्र में जा कर के जीव बेचारा जनन करने में असमर्थ महसूस करता है, मतलब समझे कि अब इसके अंदर क्षमता नहीं है कि क्या कर सकता है, बच्चे को जन्म दे सकता है, उस अवस्था को ही कहा जाता है क्या चीज बुआ रे, तो बोलना जीर्णा अवस्था। तो इसमें क्या होगा, जनन करने में असमर्थ, जनन करने में असमर्थ होगा, यही चीज याद रखिए। तो जीर्णावस्था का मतलब क्या होगा, जिसमें एबल नहीं होगा या उसके अंदर जो है ना एबिलिटी नहीं होगा क्या चीज करने का, रिप्रोड्यूस करने का। अब ये सर किसके लिए अप्लाई होता है, किस उम्र में जाके होता है, तो ये सिर्फ फीमेल के लिए होता है। फीमेल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मादा के लिए होता है। सर मादा के लिए ही क्यों हुआ, क्योंकि 50 साल के बाद 50 ईयर 50 साल के बाद जो है मादा के शरीर में क्षमता खत्म हो जाता है बच्चे को जन्म देने का। क्यों खत्म होता है, क्योंकि वो जो है ना उनके शरीर में मेंस्ट्रुअस साइकिल जो है ना एमसी जो होता है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो मासिक चक्र जब बंद हो जाएगा तो अंडाणु नहीं बनेगा, फिर बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो मादा के शरीर में मासिक चक्र बंद होना क्या कहलाता है, तो मेनापॉज कहलाता है, मेनापॉज। इसमें क्या होगा कि महिला जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो इस अवस्था को कहा जाएगा जीर्णावस्था। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर महिला के बारे में बता रहे हैं, नर के बारे में क्यों नहीं, मेल के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मेल के बारे में बोला गया है कि सर इसमें जो है ना अनलिमिटेड पैक डाला गया है। क्या चीज़, ये जब चाहे तब बच्चे को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उसका डाइट प्लान बढ़िया होना चाहिए, उसके अलावा उसका क्या होगा, मेंटल हेल्थ बढ़िया होना चाहिए, तो वो कभी भी बच्चे को कंसीव कर सकता है, चाहे वो 60 हो चाहे 70 का एज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है क्राइटेरिया जो है जीर्णावस्था का या जनन पश्च अवस्था का, वो किसके लिए है, सिर्फ फीमेल के लिए, क्योंकि इसमें मासिक चक्र 50 के बाद क्या होता है, बंद हो जाता है। अब सर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हम देख लेते हैं सर। इसके बाद आ गया रिप्रोडक्शन का फेज, लास्ट पॉइंट यही बचेगा सर। आ गया आपके पास कौन सा, रिप्रोडक्शन का फेज, या इसका जो है ना इवेंट देखना है। इवेंट का मतलब तो आप समझते होंगे घटना, जनन के क्या चीज है सर, घटना। ये पहला चैप्टर से शुरू होता है और लास्ट के चैप्टर तक तुम आपको जो है ना, या आपको बोले चाहे तुमको काम देने वाला है। सर सबसे पहला इसमें बताइएगा कि घटना कै गो है, ये बड़ा जरूरी लिस्ट है, वो अरे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपके पास जो है इस लिस्टवा में पॉइंट क्या सब आएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला घटना आता है, उसका नाम है निषेचन, का है रे, निषेचन। उसके बाद वाला आएगा, उसका नाम होगा निषेचन पश्च, पश्च माने समझते हैं ना, बाद। और फिर आएगा पहले का, तो इसका नाम होगा निषेचन पूर्व, क्या होगा, निषेचन पूर्व। अब इसको जो है ना इंग्लिश में क्या लिखेंगे, और भी आसान है, फर्टिलाइजेशन लिख लीजिए। फर्टिलाइजेशन से पहले का होगा तो इसको कहिएगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। सर बाद का होगा तब हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आगे लिख लीजिएगा आप लोग। ये हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आया क्या कि रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सर कितने इवेंट आए, तो हम देख चुके हैं कि 3 गो इवेंट आ चुका है। ये जरूरी है भाई, सब दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर सब में इसका काम है, इसलिए आप इसको ध्यान समझिएगा कि जनन के मुख्य कितने इवेंट होते हैं, घटना होते हैं, तो 3। पहला का निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च। अब देखना क्या सर, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च में सबसे पहला देखना है कि निषेचन क्या, क्योंकि ये अगर समझ गए तो बाकी दोनों समझ में आ जाएगा। निषेचन का मतलब होता है 2 चीज, एक नर आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, मादा। इनके शरीर से क्या निकला, तो सर युग्मक निकला। तो नर के शरीर से युग्मक निकला या गैमिट निकला, इस गैमिट को क्या कहेंगे, तो मेल गैमिट। मतलब समझिएगा ध्यान से, मेरे पास क्या है सर, 2 गो चीज है, एक का नाम हो जाएगा मेल गैमिट, मेल गैमिट, दूसरा का नाम क्या हो जाएगा, फीमेल गैमिट। ये 2 चीज आया, इसको कहेंगे क्या चीज, तो नर युग्मक
दूसरा तरफ जो आया उसका नाम क्या है, मादा युग्मक आया सर। ये दोनों जब आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, मतलब आपस में मिलेंगे ना, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या चीज, निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, समझे। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनता है सर, तो युग्मनज बनता है। युग्मनज को ही आप क्या बोलिएगा सर, तो जाइगोट बोलिएगा, ये आ जाता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या है कि सर नर युग्मक है और दूसरा कौन सा है, मादा युग्मक। ये बनेगा तभी तो मिलेगा ना, तब मिलने का काम होगा तो निषेचन, बनने का काम पहले होगा, पहले बनेगा तब जाके क्या होगा, मिलेगा। तो बनने का काम कहाँ पे होता है, तो निषेचन पूर्व घटना में होता है। इसका बनना, युग्मक का बनना क्या कहलाता है, तो आपको बोलना है युग्मक जनन, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्या चीज सर, तो गैमीटोजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस बोलिएगा सर, तो गैमीटोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ, तो युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। नाम में ही आंसर लिखा हुआ है, आपको ध्यान से समझना है। सर कितना चीज लिखा हुआ है, तो पहला है युग्मक दिल और दूसरा का नाम क्या लिखा हुआ है, तो जनन। युग्मक का मतलब क्या हुआ, तो सर गैमीट हो गया, और जनन को ही क्या कहते हैं, जेनेसिस बोल दिए। अब देखिए सर, गैमीट मतलब युग्मक का, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, बनना। तो युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। तो हम शौक से इसका परिभाषा लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का डेफिनेशन का बात करिएगा तो आसानी से लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन हो रहा है गैमीट का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। हिंदी वाले आराम से लिख सकते हैं, युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो युग्मक जनन कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका। तो यहाँ पे आया क्या कि युग्मक जनन का काम कहाँ पे होगा, तो निषेचन पूर्व घटना में हो गया। सर पहला पॉइंट तो आप लिखवा दिए कि युग्मक जनन यहाँ पे आपका कंप्लीट है, ठीक है। खाली युग्मक ही बनेगा कि और भी कुछ काम होगा इस घटना में, तो दूसरा काम का नाम होता है सर युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण दूसरा स्टेप में होगा, या इसी को कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो दो प्रोसेस कंप्लीट हुआ यहाँ पे। पहला तो आ गया युग्मक का निर्माण और दूसरा का नाम हो गया युग्मक का स्थानांतरण। यानी कि कोई भी गैमेट होगा ना, तो इसमें से एक गैमेट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इसलिए युग्मक का स्थानांतरण होगा, तभी ये दोनों आपस में मिलेगा। अब देखिए आप ध्यान से क्या कि सर निषेचन पश्च घटना में क्या होगा। सर युग्मक का स्थानांतरण हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके नए जीव का निर्माण कर लिया, मान लिए। अब इसके बाद क्या होगा कि सर जाइगोट बनने के बाद कोई प्रोसेस तो होगा ना, तो सर निषेचन के बाद एक प्रोसेस होता है, इसका नाम होता है एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। क्या होता है सर, ये एम्ब्रियोजेनेसिस, इसी को कहते हैं भ्रूणोद्भव, या इसी को कहेंगे क्या चीज, तो सर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। डेफिनेशन क्या होगा, तो सर एम्ब्रियो का बनना ही क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, या भ्रूण का बनना। भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। सर भ्रूण किससे बना है, तो आपको लिखना पड़ेगा युग्मनज से। यहाँ पे युग्मनज बना था, यही जाइगोट आपका बनाएगा क्या चीज, तो सर लास्ट पॉइंट ये बनाया भ्रूण, यानी एम्ब्रियो बनाया। ये बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलिएगा आप, भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव का परिभाषा आपको याद होगा, युग्मनज से किसका बनना, भ्रूण का बनना, या एम्ब्रियो का बनना ही क्या कहलाता है, तो याद रखना है एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से क्या चीज़, तो गैमीटोजेनेसिस एक एक करके आप समझना है आपको। सबसे पहला आया कौन सा, तो सर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ये आ चुका है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन पूर्व घटना। इसमें सर पहला पॉइंट हम आपको बताए हैं क्या चीज़, तो गैमीटोजेनेसिस।
गैमीटोजेनेसिस। अब इसको समझना है आपको, युग्मक जनन को, युग्मक जनन। पहले ही बता चुके हैं सर इसमें कितने पॉइंट छुपे हुए हैं, तो 2। पहला का नाम है गैमिट और दूसरा का नाम क्या है, जेनेसिस। तो गैमिट का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है युग्मक, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या बनना, बनना। तो युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। अब इसमें दिक्कत थोड़े है, अब दिक्कत आता है कि सर युग्मक कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा क्या कि गैमिट्स जो होते हैं ना, युग्मक जो होते हैं, उसके बारे में समझना। अगर हम गैमिट का बात करें, ध्यान से समझिएगा, हमेशा गैमिट किसके फॉर्म में होता है, तो हैप्लोइड के फॉर्म में। हैप्लोइड का मतलब होता है अगुणित अवस्था में, ठीक है। इसके अगर टाइप का बात करिएगा, प्रकार का बात करिएगा, तो 2 होगा। एक मेल गैमिट होगा, दूसरा का नाम कौन सा होगा, फीमेल गैमिट होगा। नर युग्मक का दूसरा कौन सा, मादा युग्मक हो सकता है। ये आ गया। तो युग्मक के 2 प्रकार हो गए। अब युग्मक क्या होगा कि अगर किसी में समान हुआ तो उसका नाम अलग होगा, किसी में असमान हुआ तो उसका नाम क्या होगा, अलग। अब ध्यान से समझिएगा, युग्मक के आधार पे जो है ना जीव का प्रकार समझिएगा। युग्मक के आधार पर, युग्मक को हम क्या मानते हैं, आधार, गैमिट को आधार मानते हैं। इसको मिटा करके अलग से देते हैं, आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। सिलेक्ट किए, इसको हटा देते हैं, ये आ गया आपके पास। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग कि हमको क्या करना है कि युग्मक के आधार पे देखना है। अगर हम युग्मक के आधार पे जीव का प्रकार बोले, ध्यान से समझिएगा सर, ये जो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं हम एक वीडियो में, इसलिए ध्यान से समझना है। ये जो पॉइंट है बड़ा ज़रूरी है। पहला का नाम होगा क्या चीज़, तो आइसोगैमिट्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो समयुग्मक, समयुग्मक। दूसरा का नाम होता है हेटेरोगैमिट्स, हेटेरोगैमिट्स। इसी को कहेंगे क्या चीज़, तो सर विषम युग्मक। अब इसका मीनिंग समझेगा। आइसोगैमिट्स का मतलब समझना है, इसमें वर्ड छुपा हुआ है बढ़िया सा। पहला का नाम है आइसो और दूसरा का नाम क्या है, गैमिट्स। आइसो का मतलब हो गया सम, सम का मतलब क्या होता है, सेम या समान, और गैमिट्स का मतलब तो आपको पहले से ही पता है, युग्मक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों युग्मक समान हो, कौन सा दोनों युग्मक, तो नर युग्मक और मादा युग्मक। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये बोल क्या रहा है आइसोगैमिट्स में कि मेल गैमिट सर, कौन सा गैमिट सर, मेल गैमिट, मतलब नर युग्मक, नर युग्मक। साथ साथ दूसरा नंबर पे कौन सा गैमिट आ रहा है सर, फीमेल गैमिट आ रहा है, इसी को कहेंगे मादा युग्मक। आया। दोनों का जो है ना शेप एंड साइज, शेप क्या होगा, सेम, यानी कि दोनों का आकार क्या हो, जब सेम हो, समान हो या सिमिलर हो, तो उस समय हम क्या कहेंगे, इसको आइसोगैमिट्स कहेंगे। सुनाई दिया आपको। बोले क्या कि जब आइसोगैमिट्स का चर्चा होगा तो मेल एंड फीमेल गैमिट्स का आकार क्या होगा, सेम होगा। हेटेरोगैमिट्स में भी सेम हालत आपको ध्यान देखना है, क्या कि हेटेरो आ गया, दूसरा क्या हो गया, गैमिट हो गया। हेटेरो का मतलब विषम, अब विषम का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। गैमिट का मतलब क्या, युग्मक। अब देखिए ऐसे आपको जो है ना पता नहीं चलेगा, इसका जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। यार ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, चलिए ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं क्या चीज़, तो क्लैडोफोरा। आइसोगैमिट्स का एग्जाम्पल समझना है आपको। अगर हम क्लैडोफोरा का बात करें, किसका बात कर रहे हैं सर, क्लैडोफोरा का। इसका आइसोगैमिट्स का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो क्लैडोफोरा, क्या बोले, क्लैडोफोरा। इसका अगर हम मेल गैमिट का बात करें, चाहे हम किस गैमिट का बात करें, फीमेल गैमिट का, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। इसका मतलब क्या हुआ कि नर और मादा जो युग्मक है उसका आकार क्या है, डिक्टो कॉपी है, एक दूसरे के समान है, इसलिए इसको कहा गया है, समयुग्मक। समयुग्मक को अगर डिफाइन करना होगा तो आसानी से लिख सकते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार क्या हो, समान हो, तो उसे समयुग्मक कहते हैं, आइसोगैमिट्स कहते हैं। आइसोगैमिट्स मीन्स मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स आर सिमिलर,
कंप्लीट हो गया। दूसरा है आपके पास हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स क्या बोल रहा है, तो सर ये बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहे क्या ले सकते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या कहेगा कि सर फ्यूकस ले लीजिए, सबसे अच्छा क्या है फ्यूकस, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो फ्यूकस आप लेते हैं तो फ्यूकस का क्या खास बात है, तो सर फीमेल गैमेट्स जो होगा ना वो लार्ज होगा, जबकि मेल गैमेट्स का आकार क्या होगा, छोटा सा होगा। ये फोटो आप देख लीजिएगा वहाँ पे, ये कौन सा गैमेट है, फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक हो गया। इधर वाला जो आया वो कौन सा युग्मक है, तो नर युग्मक। आप ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि इसका आकार अलग है, इसका आकार क्या है, अलग है। तो इससे साबित क्या होता है कि सर इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार सेम हो तो उसको कहेंगे आइसोगैमेट्स या समयुग्मक, और जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार अलग अलग हो तो उसको कहेंगे विषम युग्मक। इसका एग्जाम्पल का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा। और भी ज़्यादा एग्जाम्पल हम लेना चाहे विषम युग्मक का तो ले सकते हैं, समयुग्मक का क्लेडोफोरा रखिएगा। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं तो ह्यूमन हो जाएगा। खुद इंसान जो है किसके अंतर्गत आता है, तो विषम युग्मक के अंतर्गत। क्यों आता है इसका रीजन समझना है। सर अगर इंसान का हम स्पर्म का बात करें, नर युग्मक का बात करें, तो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो सर यहाँ पे अगर हम नर युग्मक यानी स्पर्म का बात कर लिए, तो स्पर्म का बात करें तो सर इसका आकार तो कुछ इस तरह का है, आपके सामने आया। इसी में अगर हम मादा युग्मक का बात करें तो अंडाणु का आकार देखें तो इस तरह का है, जबकि शुक्राणु का आकार देखें चाहे स्पर्म का आकार देखें तो सर इस तरह का है। तो दोनों का आकार सेम है या अलग अलग है, तो अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों कौन सा है वो, तो ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोगैमेट्स का या विषम युग्मक का। ये भी आपका आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, आज ही हम खत्म कर देंगे। सर यहाँ पे अगला पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या चीज़, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कुछ पॉइंट छूटा हुआ है। अब देखना है हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला प्रोसेस, बड़ा जरूरी है वो क्या चीज़ वाला, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान समझिएगा। हैप्लॉइड, दूसरा आ जाएगा डिप्लॉइड, तीसरा आ जाएगा आपके पास ट्रिप्लॉइड। आया, इसी को कहते हैं अगुणित, क्या कहेंगे, अगुणित। दूसरा का नाम क्या होगा, द्विगुणित। तीसरा का नाम क्या होगा, तो त्रिगुणित। ये ऑब्जेक्टिव इसमें से कंफर्म है कि एक न एक ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। सर हैप्लॉइड का सिंबल क्या होता है, तो आपको बोलना है n। डिप्लॉइड का क्या होता है, तो 2n। ट्रिप्लॉइड का क्या होता है, तो 3n होता है। यानी कि अगुणित है तो n होगा, द्विगुणित है तो 2n होगा, और त्रिगुणित है तो 3n होगा। सर n का मतलब होता है आधा, 2n का मतलब पूरा, 3n का मतलब पूरा से ज़्यादा। अब इसको ध्यान से समझना है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर हम इंसान का बात करें, किसका बात करें सर, इंसान का या ह्यूमन का बात करें, ह्यूमन का जो होता है ना, ह्यूमन बात करिएगा तो इसमें क्या होगा कि अगर हम बॉडी का बात करें, बॉडी बोलिए या बॉडी पार्ट्स का बात करिए, बॉडी का कोई भी पार्ट्स आपके पास अगर दिखाई दे तो ये हमेशा डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है सर, डिप्लॉइड। यानी इसके पास क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम क्या होगा, तो पूरा होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्रोमोसोम कितना होगा, तो सर 46 होगा, कंफर्म है। तो 46 क्रोमोसोम है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ, पूरा क्रोमोसोम, इसलिए 2n के फॉर्म में रखा गया है। अब ध्यान से समझना है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शरीर का कोई भी पार्ट्स होगा, स्किन का बात करें, स्किन सेल का, तब पर भी बोलेंगे कितना क्रोमोसोम है, 46 हुआ है। पूरा बॉडी का जो फेस का बात करें, हेयर का बात करें, नोज सेल का बात करें, कहीं का भी सेल होगा, सब में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, और जिसमें 46 है वो 2n के फॉर्म में। लेकिन नर के शरीर से निकला हुआ क्या चीज़, स्पर्म, शुक्राणु। शुक्राणु एक प्रकार का क्या है सर, तो युग्मक है। क्या है, युग्मक। ये हमेशा कितना क्रोमोसोम अपने पास रखता है, तो 23। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एग्जाम में कि शुक्राणु के पास क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, तो 23 होता है। यानी कि अगर हम स्पर्म का बात करें, इसके पास क्रोमोसोम का नंबर तो मात्र 23 होता है, 46 नहीं बोलेंगे। अगर इसी के जगह पर अंडाणु का भी बात करें, चाहे ओवम का भी बात करें, तो हम यहाँ पे भी कितना बोलेंगे, 23 है। इसका मतलब इसमें आधा है। आधा वाला को हम क्या बोले हैं, अगुणित बोले हैं, पूरा वाला को द्विगुणित, और उससे अगर तिहाई है तो त्रिगुणित अगर कहा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, सर हैप्लॉइड के फॉर्म में हमेशा कौन होगा,
मेरा क्वेश्चन ये जो है ना पॉइंट आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर होगा उसमें भी काम देने वाला है, उसके बाद वाला भी चैप्टर में आपको काम देने वाला है, इसलिए ध्यान समझना है। तो सबसे पहला अगर सर हैप्लॉइड के फॉर्म में बात करिएगा तो दुनिया का कोई भी गैमेट, क्या बोले, दुनिया का कोई भी गैमेट हो, मतलब युग्मक हो, वो हमेशा किस अवस्था में पाया जाता है पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है सर फिक्स है वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ सर, अगुणित होगा। क्या होगा, अगुणित। ये हमेशा हो जाएगा आपके सामने में कैसे अवस्था में, अगुणित अवस्था में। अगुणित को तो आपको पता है कि किसके द्वारा सूचित किया जाता है, एन के द्वारा। अब ध्यान से समझना है, अब ये गैमेट्स चाहे इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे प्लांट्स का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगुणित अवस्था का बात किए तो स्पर्म किसके फॉर्म में होगा बताइए। स्पर्म का बात करें तो ये किस फॉर्म में होगा, स्पर्म बोलो या इसी को क्या बोले, शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, युग्मक है सर, कन्फर्म है कि एन के फेज में रहेगा। दूसरा अगर हमसे पूछ दिया जाए ओवम या युग्मक, सॉरी क्या नाम है, अंडाणु, अंडाणु किस अवस्था में होता है तो इसका भी क्या होगा, एन होगा। अगर हमसे एग सेल पूछे, प्लांट में होता है ये अंड कोशिका, वो पढ़िएगा आगे चल के, ये भी किस में होगा, एन के फॉर्म में। अगर हमसे एग के जगह पर पूछ ले क्या चीज़ सर, पॉलेन पूछ ले, पॉलेन का मतलब आप जान रहे हैं पराग, परागकण जो होता है, क्या होगा, एन के फॉर्म में। तो यहाँ पर जितना भी भाग आपको दिखाई दे रहा है सब के सब एन के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि सब के सब क्या है, गैमेट्स है, मतलब युग्मक है। तो युग्मक हमेशा किसके फॉर्म में होगा, तो याद रखना है हैप्लॉइड के फॉर्म में। डिप्लॉइड के फॉर्म में कौन होगा वो ध्यान देना है, डिप्लॉइड यानी कि सर द्विगुणित अवस्था में कौन होगा, इसके लिए आपको लाना पड़ेगा बॉडी पार्ट्स। कौन सा पार्ट्स लाना पड़ेगा, बॉडी पार्ट्स। अगर हम बॉडी पार्ट्स का बात करें, बॉडी पार्ट्स, शरीर का अंग, शरीर का अंग, कोई भी अंग क्यों ना हो वो हमेशा किसकी अवस्था में होगा, चाहे प्लांट्स का बॉडी हो चाहे एनिमल्स बॉडी हो, वो हमेशा एन के फॉर्म में होगा, सॉरी 2n के फॉर्म में। ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड कहने का मतलब सर द्विगुणित होंगे, द्विगुणित कहने का मतलब सर यहाँ पे 2n के फॉर्म में, समझना है आपको। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम लीफ बोले, लीफ यानी पत्ता बोले, तो पत्ता भी किस में होगा, डिप्लॉइड के फॉर्म में। स्किन बोले, त्वचा बोले, ये भी किसके फॉर्म में होगा, डिप्लॉइड के फॉर्म में। अगर हम एंथर बोल दे या इसी को पराग कोष बोले, ये भी होगा डिप्लॉइड के फॉर्म में, समझना है। पराग भले ही एन के फॉर्म में हो लेकिन पराग कोष अंग है इसलिए 2n के फॉर्म में होगा। उसके अलावा आपसे अगर पूछ दे क्या चीज़, टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस यानी ब्रिस्न, टेस्टिस के अंदर में ही आपको पता है कि क्या बनता है, स्पर्म बनता है, लेकिन बेचारा ब्रिस्न जो है वो किसके फॉर्म में होता है, 2n के फॉर्म में। अगला अंडाणु का निर्माण भले ही अंडाशय में होता है, अंडाशय मतलब क्या हुआ सर, ओवरी के अंदर, फिर भी ये सब के सब किसके फॉर्म में होंगे, 2n के फॉर्म में। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चंस होता है डिप्लॉइड के लिए, उसका नाम है युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज को ही आप क्या बोलिएगा, जाइगोट। जाइगोट किसके फॉर्म में होता है तो सर 2n के फॉर्म में, या इसी को कहेंगे द्विगुणित अवस्था में। अब इसको समझना है बढ़िया ढंग से कि सर इसको यानी कि क्या नाम है इसका सर, युग्मनज को ये 2n के फॉर्म में क्यों रखा गया, तो ध्यान से समझना है कि युग्मनज का निर्माण किससे होता है। मान लीजिए कि शुक्राणु, क्या है, शुक्राणु, प्लस में क्या आया, अंडाणु, यानी कि स्पर्म प्लस में ओवम आया। आने के बाद क्या होगा, तो सर स्पर्म के बारे में अभी हम क्या बताए हैं कि स्पर्म खुद किसके फॉर्म में है, एन के फॉर्म में, एग भी किसके फॉर्म में, एन के फॉर्म में। इधर से n प्लस में n और n मिलके क्या बनाएगा, 2n बनाएगा, और इसी कारण से युग्मनज को क्या कहा गया है, 2n कहा गया है। और 2n जो बनता है इसी का नाम था क्या चीज़, जाइगोट, या इसी का नाम था युग्मनज। तो याद रखना होगा आपको क्या कि युग्मनज किस अवस्था में होता है, तो द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। तो आपके पास आ गया अगुणित का गैमेट्स के बारे में पूछा जाए, हैप्लॉइड, बॉडी पार्ट्स पूछा जाएगा, डिप्लॉइड यानी 2n, या युग्मनज पूछा जाएगा तब पर भी क्या होगा, 2n। तो सर बचा कौन सा, ट्रिप्लॉइड। तो आप प्लांट में पढ़ेंगे एक चीज़ बढ़िया सा जिसका नाम है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, या इसी को कहते हैं दोहरी निषेचन।
तो उस समय आपको पता चलेगा कि किसको 3n कहा गया है। PEC और दूसरा का नाम होगा PEN, इन दोनों को कहा गया है 3n या ट्रिप्लोइड कहा गया। बस यही एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। कभी भी आपसे पूछे PEC या PEN किस अवस्था में पाया जाता है तो आपको बोलना है ट्रिप्लोइड अवस्था में, या इसको ध्यान से समझना है तो और भी बढ़िया ढंग से समझिए क्या होगा सर। इसको रीज कर देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए क्या कि आपसे अगर इंडोस्पर्म के बारे में पूछ ले, समझिएगा, PEC पूछे, PEN पूछे, चाहे एक और चीज़ पूछ सकता है, इंडोस्पर्म पूछ सकता है। इसी का हिंदी नाम क्या, सर पूरा नाम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये सर 3n के फॉर्म में होगा। इसके अलावा पेन का भी सेम होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, क्या होगा, न्यूक्लियाई। ये किस अवस्था में होता है सर, ये भी जो है ना 3n के फॉर्म में होता है। इंडोस्पर्म का हिंदी होता है भ्रूणपोष, ये भी किस अवस्था में होता है, 3n के फॉर्म में। ये पता चलेगा कब, जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब। अभी फिलहाल में आपको याद रखना है, PEC पूछे, PEN पूछे, इंडोस्पर्म पूछे, ये तीनों जो होगा वो हमेशा किस अवस्था में होगा, 3n के फॉर्म में पाया जाएगा। ये हो गया आपका पेश का कहानी। अब कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। एक आता है पॉइंट, उसका नाम है मोटाइल, और दूसरा का नाम होता है नन मोटाइल। इसको समझना है आसानी भाषा में। एक को कहते हैं चल, जबकि दूसरे को क्या कहते हैं, अचल कहते हैं। इसको समझना है। इसका मतलब क्या होगा कि ये किसके लिए अप्लाई होता है, तो गैमेट्स के लिए। कुछ युग्मक क्या होता है कि चलते हैं खुद से, कुछ युग्मक होते हैं कि नहीं चलते हैं। तो चल का एग्जाम्पल अकेला बेचारा कौन है, तो स्पर्म है। मतलब क्या हुआ सर, शुक्राणु हो गया। शुक्राणु का क्या खास बात है कि वो खुद से चलता है। क्यों चल पाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके पास क्या होता है, पूंछ पाया जाता है, टेल पाया जाता है, और टेल इसको क्या करता है, तो लोकोमोशन में मदद करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक चल युग्मक का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या होगा, स्पर्म होगा। स्पर्म के अलावा आपके सामने में अगर लिखा हुआ रहे क्या चीज़, अंडाणु लिखा रहे, यानी एग ओवम रहे, चाहे अंड रहे, एग रहे, चाहे यहाँ पे पराग रहे, पराग यानी पॉलन रहे, सब के सब किस फॉर्म में होता है, तो सर नन मोटाइल के फॉर्म में होता है, यानी ये सब गति नहीं कर सकते हैं। दिमाग में ये हो सकता है कि मेल गैमेट्स पराग का नहीं, ये तो गति करता है, कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जब फ्लावर पढ़िएगा तो पॉलिनेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एजेंट। पराग कोश से पराग का निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, लेकिन हेल्प किसका लेगा, या तो हवा का ले सकता है, चाहे कीट पतंग का ले सकता है। तो हेल्प इसलिए ले रहा है क्योंकि वह खुद गति नहीं कर सकता है। तो ये हो गया चल अचल का कहानी कंप्लीट आपके सामने में। हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी बता दिए। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आपको बताते हैं क्या से, पार्थेनोजेनेसिस। उसके अलावा फ्लावर का कुछ पार्ट्स बता देंगे, ना समझना है। तो मेरे पास क्या आया, लास्ट पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन, ये समझिएगा सही से, अनिषेक जनन, या इसी को कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इट मीन्स समझना है बढ़िया से। सर पार्थेनोजेनेसिस का मतलब जो है ना, नाम से ही पता चला, अनिषेक, अनिषेक का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, और जनन का मतलब बनना। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के जीव का बनना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। काफ़ी आसान परिभाषा, बिना निषेचन के किसका बनना, जीव का बनना, जीव का बनना क्या कहलाता है, तो अनिषेक जनन कहलाता, अनिषेक जनन कहलाता है। काफ़ी आसान पॉइंट था। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये काफ़ी आसान पॉइंट था कि फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के जीव बन गया था, इसी को क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको रखना है तो यहाँ पे हनी भी लेते हैं, हनी
बी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का है। इसी को कहेंगे मधुमक्खी। नहीं, मधुमक्खी जो होता है ना वो बिना निषेचन के बनता है। वो भी कौन सा मधुमक्खी, तो याद रखिएगा आप, मेल। नहीं, नर मधुमक्खी होता है, उसी के अंदर क्षमता होता है कि बिना निषेचन के क्या कर सकता है, तो बन सकता है। अब इसको समझने के लिए आपको जो है ना इसको पढ़ना है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन एक साल पूछा गया था, इसलिए ध्यान से समझना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, मधुमक्खी है। देख लीजिए, आया हनी बी, हनी बी। हनी बी का बात करिएगा तो ये कितने ग्रुप में बटे हुए हैं सर, तो 2 ग्रुप में। एक का नाम होगा सर मेल हनी बी, दूसरा का नाम क्या होगा, फीमेल हनी बी। अगर मेल हनी बी का बात करें या नर मधुमक्खी का बात करें, दूसरा फीमेल मादा मधुमक्खी का बात करें, तो इसके अंदर में क्रोमोसोम का नंबर देखिएगा। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, तो 16 है इसमें, नर में। वही मादा का बात करिएगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, तो 32 होता है। यानी कि नर मधुमक्खी का पूछा जाए क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो 16, जबकि मादा में कितना होता है, 32 होता है। तो इसमें क्या होगा सर, तो ये जो है ना समसूत्री विभाजन करता है, यानी ये माइटोसिस डिवीजन करेगा किसमें, युग्मक जनन में। यही एक पॉइंट आपको समझना है कि कहीं पे भी अगर युग्मक जनन होगा तो हमेशा मियोसिस होगा। मियोसिस का जो है ना प्रोसेस अपनाया जाएगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन देखा जाएगा। लेकिन मधुमक्खी में भी अगर नर का बात करें तो इसमें होता है समसूत्री। कौन सा होगा, समसूत्री, या इसी को कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू इसके पास क्या बना, तो एक युग्मक बना। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बना, मेल गैमिट बना। फिर भी इस मेल गैमिट के पास कितना क्रोमोसोम होगा, 16, क्योंकि माइटोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर मेल के बराबर होता है किसमें, गैमिट में। तो ये नर युग्मक बन चुका है। फीमेल के शरीर से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो बना हुआ गैमिट्स है उसमें क्या होगा, तो सर दोनों में 16-16 हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा, 16-16 गैमिट्स हो जाएगा। इसमें भी 16 और इसमें भी 16। तो यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री बना। ध्यान समझिएगा, ये 16-16 क्रोमोसोम में बट गया। अब इधर वाला क्रोमोसोम है जो इधर वाला क्रोमोसोम से मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, फर्टिलाइजेशन। क्यों हुआ, ध्यान समझिएगा। आपको पता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट्स का आपस में मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया कौन सा गैमिट, मेल गैमिट। इधर वाला का नाम कौन सा है, फीमेल गैमिट। दोनों मिला तो क्या, फर्टिलाइजेशन। अब आप बताइए कि इसका क्रोमोसोम 16 प्लस में इसका क्रोमोसोम 16, दोनों मिलेगा तो यहाँ पे कितना क्रोमोसोम वाला बनेगा, 32 को। अब 32 किसके बॉडी में होता है, नर के शरीर में कि मादा के शरीर में, तो सर मादा के शरीर में। तो इसमें जो बना हुआ जो बच्चा होगा वो मादा होगा। यानी मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम के संख्या पर। अगर 16 क्रोमोसोम बना तो वो मादा, ये नर हो जाएगा। अब 32 होगा तो कौन, मादा। ये बेचारा अकेला बच गया। अब ये जो युग्मक है जो क्या करेगा, लगातार विभाजन करके पूरा का पूरा शरीर बनाएगा। लेकिन शरीर बनाने के बाद ये मान लो मधुमक्खी में बदल भी गया, फिर भी इसके बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रह जाएगा, 16, क्योंकि यह किसी के साथ मिला नहीं है। यानी कि यह कैसे बना है, तो बिना निषेचन के, बिना किसी से मिले हुए बन गया। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा अनिषेक जनन का, तो आप बोल सकते हैं मधुमक्खी होगा। मधुमक्खी में भी कौन सा, नर मधुमक्खी होगा। तो यहाँ पे आपका पॉइंट क्लियर हुआ किसका, अनिषेक जनन का। कुछ पॉइंट्स है जो आगे काम देने वाला है। अगर हम प्लांट का बात करें, किसका, प्लांट्स का, तो प्लांट्स में क्या होता है, खास बात ध्यान समझिएगा कि फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। ये समझना क्या होगा कि कहीं भी प्लांट का बात करिएगा तो 2 प्रकार के हो सकते हैं प्लांट्स। एक का नाम हो जाएगा मोनोइसियस प्लांट। कौन सा होगा, मोनोइसियस। दूसरा का नाम क्या होगा, डाइइसियस हो जाएगा। मोनोइसियस का मतलब एक लिंगाश्री इसको कहते हैं, एक लिंगाश्री। डाइसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्री। ध्यान से समझिएगा, एक कहता क्या है, एक लिंगाश्री कहने का मतलब क्या हुआ कि सर मोनोइसियस क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स होता है जिसमें मेल एंड फीमेल प्लांट्स होगा या फ्लावर जो होगा वो सेम प्लांट पे होगा। मतलब समझे कि इसमें क्या होगा कि मेल एंड फीमेल क्या चीज़ सर, तो फ्लावर जो होगा वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, तो बोलना है कहाँ पे, द सेम प्लांट पे। यानी एक ही प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी है। दोनों जब एक ही बॉडी पे रहेगा तो उसको कहेंगे मोनोइसियस। डाइसियस का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लावर इधर है, मान लीजिए मेल फ्लावर यहाँ पे है और
फीमेल फ्लावर यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या होगा, जब एक साथ होगा तो उसको कहेंगे मोनोइसियस। मतलब एक लिंगाश्री का मतलब क्या हुआ, नर पुष्प और मादा पुष्प जब एक ही शरीर पे होता है, एक ही पादप पे होता है तो मोनोइसियस कहते हैं, और जब डिफरेंट प्लांट पे होगा या अलग अलग पादप पे होगा तो उसको डाइसियस कहते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ तक आपका लगभग पॉइंट क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। लगभग क्या 100% कंप्लीट है, एक दो पॉइंट छोटा भी होगा तो आप एनसीईआरटी से टेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कौन सा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो कंप्लीट हो गया। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में अब आपको क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आप डील कर सकते हैं शुरू से अंत तक। सबसे पहला आपका क्या होगा, इसको डिफाइन करना है आपको। अलैंगिक जनन क्या है, सबका डिफिनेशन लिखना है। दूसरा का नाम है क्या चीज़, लैंगिक। तीसरा का नाम क्या है आपके सामने में, तो सर मुकुलन हो जाएगा, मुकुलन। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अलावा बर्डिंग, सबको डिफाइन करना है आपको। उसके अलावा क्या होगा, तो सर यहाँ पे आ गया आपका फ्यूजन, फ्यूजन जो पढ़ाया गया उसको एक बार देख लेना है। विखंडन आ गया। उसके अलावा इस चैप्टर का जो भी मेन पॉइंट है सब लिख दे रहे हैं। फ्यूजन, फ्यूजन के बाद आप पढ़े थे क्या चीज़, तो सर यहाँ पे रीजेनरेशन, रीजेनरेशन या इसी को कहेंगे पुनर्जनन, पुनर्जनन, इस तरह से आया। उसके अलावा अभी तुरंत पढ़े हैं कौन सा, पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरह से जो भी पॉइंट है आप घर पे क्या करें कि इसका नोट करें और उसके बाद इसको याद कर लें। याद करने के लिए आपको वीडियोस एक दो बार देखना है, बस बात खत्म है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्या हुआ, तो सर द एंड हो चुका है, कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।